नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए फरवरी माह में जो आपका एग्जाम प्रस्तावित है 2, 3, 4 तारीख को, उसके लिए आज हम देखेंगे विज्ञान विषय का आपका मैराथन, जिसके अंतर्गत हम बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे कोर्स के सभी देखेंगे। साथ ही साथ अति लघु यानी कि जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है वो भी पूरे कोर्स के सभी देखेंगे, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर भी आपके जो है वो शामिल होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो पेपर है वो आपका कल विज्ञान का 3 तारीख को जो है वो प्रस्तावित है, और इस विज्ञान विषय का 3 वीडियो में पूरा कोर्स हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, साइड में आई बटन में भी आपको जो है वो वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी विज्ञान विषय की, जहां पर जाकर 3 वीडियो जो है आप देख लेंगे तो पूरा कोर्स आपका कवर हो जाएगा। इसीलिए इस मैराथन के वीडियो में हम कोर्स के संबंध में सभी टाइप के प्रश्न जो है वो करा रहे हैं, क्योंकि जो 3 वीडियो हमने कराए थे उससे सारी चीजें तो हमने पढ़ ही ली थी। अब यहाँ पर आज हम जो प्रश्न देखेंगे उससे सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा प्रश्न है यहाँ पर, तो वीडियो आपका काफी लंबा होने वाला है। तो सभी लोग जो है वो रेडी हो जाइए, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास की जो प्रमाणिकता है उसके संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लैमार्क, डार्विन, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा वाला ऑप्शन सही होगा कि आ तथा बा दोनों ही जैव विकास जो है उसकी प्रमाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। यदि बात की जाए लैमार्क की, तो लैमार्क जो है आपके पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो कशेरुकी, रीढ़ की हड्डी आप जानते होंगे, कशेरुकी और अकशेरुकी जो जीव होते हैं उसमें भेद जो है इन्होंने जो है वो किया था। और सबसे पहले इन्होंने इनवर्टिब्रेट शब्द का उपयोग भी जो है वो इन्होंने किया था। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये पता होना चाहिए, सन 1802 से संबंधित। सन 1802 में इन्होंने जीव या पौधों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। ये इनके संबंध में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यदि डार्विन के बारे में, तो डार्विन के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखिएगा कि क्रम विकास का जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो चार्ल्स डार्विन ने जो है वो किया था। आपने देखा होगा बहुत सी पुस्तकों में भी फोटो बनी होती है कि पहले जो इंसान था वो बंदरों की तरह झुक के चलता था, फिर धीरे 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 उसका क्रमिक विकास होता चला गया। तो वही चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने ही क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचना में समानताएं हैं। समरूप या समवृत्ति रचनाएं, समजात रचनाएं, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जैव विकास के अंतर्गत बात की गई है, जीवों की जो संरचनाएं हैं उसमें समानताएं जो है वो इनमें से किसमें जो है वो होंगी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि समजात यहाँ पर वर्ड लिखा है और यहाँ पर समरूप वर्ड लिखा है, ये दोनों चीजें आखिर होती क्या है, कोर्स में भी आपके हैं और डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है। समजात यदि अंगों की बात की जाए तो उन अंगों की हम इसके अंतर्गत रखते हैं जो उत्पत्ति तथा संरचना में तो समान होते हैं पर कार्य में आपके जो है वो भिन्न होते हैं। किसमें? कार्य जो है इसमें भिन्न होते हैं। बस एक मेन पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि किसमें जो है वो भिन्न होते हैं, बाकी दूसरे से आप याद रख सकते हैं कि उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, कार्य में भिन्न होते हैं। समरूप में क्या होता है? समरूप में वे अंग जो समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, वे आपके समरूप जो है वो अंग कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न में पूछा गया है जीवों की संरचना में समानता, और संरचना किसमें समान होती है? मैंने आपको बताया समजात में होती है, परंतु यहां पर ध्यान दीजिए समरूप या समवृत्ति रचनाएं भी लिखा हुआ है। तो समजात और यहाँ पर समवृत्ति, इसी का एक कह सकते हैं अन्य रूप के आधार पर लिख दिया गया। तो आप दोनों को टिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका जो है ऑप्शन नंबर सा वाला जो है वो होगा, यानी कि आ तथा बा जो है वो दोनों, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। परंतु यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में तो समान होते हैं पर कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें हम किसमें रखते हैं? तो समजात में जो है वो हम रखते हैं। ठीक, आप यहाँ पर समजात रचनाओं को कर सकते थे यदि यहाँ पर समजात अंग ऑप्शन में दिया होता और पहले वाले में आपको समरूप अंग दिया होता, तब आप समजात को टिक करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित जो है वो किया था? 4 ऑप्शन है, लैमार्क, डार्विन, ग्रेगर, जॉन मेंडल या जगदीश चंद्र बोस। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा।
तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका डार्विन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक चयनवाद को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, प्राकृतिक चयनवाद भी इसी को कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन भी इसी को कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आप देखते हैं बहुत सी चीजें क्या होती हैं, अपने आप स्वतः प्रकृति ऐसा चयन करती है कि वो चीजें धीरे धीरे जो है वो गायब हो जाती हैं। तो वही जो डार्विन है, इन्होंने जो है, चार्ल्स डार्विन जो है, इन्होंने इसकी नींव रखी थी, इसका प्रचार प्रसार किया था और इन्होंने ही बताया था इस नेचुरल सिलेक्शन जो है इसके बारे में। तो आपका बा जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक जो है वो कौन से हैं? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु या ये सभी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आप मेन चीज समझिए कि जो अजैविक घटक होता है वो क्या होता है, तो आप आंसर स्वतः लगा ले जाएंगे। यहाँ पर दो टाइप होते हैं आपका, एक होता है जैविक, ये जो एक्चुअल में है ये पारितंत्र जो है उसके घटक के अंतर्गत जो है वो आता है, पारितंत्र के घटक के अंतर्गत। एक आपका आता है जैविक और एक आता है आपका अजैविक। जैविक का मतलब ही होता है जीवित वस्तु को दर्शा रहा है, कोई जीवित जीव को दर्शाने की जब बात की जाती है तो आपका क्या होता है, जैविक होता है। अजैविक में निर्जीव चीजों की बात की जाती है, जैसे कि आपका कार्बनिक पदार्थ क्या है, निर्जीव है, जलवायु निर्जीव है, अकार्बनिक पदार्थ निर्जीव है। तो ये सभी यहाँ पर उत्तर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार से समझा। इसके साथ साथ ये भी समझिए कि इस अजैविक घटक में और क्या क्या आता है, तो आपका भौतिक कारक में जैसे कि टेम्परेचर हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक जो कारक होते हैं उसमें आते हैं। ये जो आपका बा वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी कि अकार्बनिक जो पदार्थ लिखा हुआ है ऑप्शन, इसके अंतर्गत यदि बात करें तो ये आपका इसके अंतर्गत जल आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सभी अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ये सभी आपके कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी इस प्रकार से डिवीजन हो रखा है। हो सकता है प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक के अकार्बनिक पदार्थ में आता है। मैंने आपको बताया कार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें आती हैं जितनी, वो इसमें आती हैं, जल भी इसी में आता है। तो ये सभी इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। थोड़ा सा बात करते हैं जैविक घटक की भी। जब यहाँ पर अजैविक की बात हुई है तो जैविक घटक में आपकी जो चीजें आती हैं वो तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी आती है उत्पादक, दूसरी आती है आपकी उपभोक्ता और तीसरा आता है आपका अपघटक। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों घटक किसमें आते हैं? जैविक घटक में। समझ में आपको अवश्य आ गया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। मैंने आपको जैविक घटक अभी बताया, अब आप यहाँ से गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी और मांसाहारी, अपघटक और अपरदभोजी या ये सभी। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो यहाँ पर उत्पादक उपभोक्ता मैंने दोनों ही बताए थे, अपघटक भी बताया था, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्पादक जैसे कि आपके हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता जैसे कि शाकाहारी और मांसाहारी, अपघटक को अपरदभोजी कहते हैं। तो ये सभी इसके अन्य नाम के अंतर्गत भी ध्यान रखिएगा, यानी कि इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो छठा प्रश्न कह रहा है कि एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर क्या होते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सभी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बिल्कुल सरल आहार श्रृंखला के स्तर में आपका उत्पादक भी आता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी आता है, द्वितीयक उपभोक्ता भी आता है, सभी आते हैं। तो ये सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। घास स्थल की बात की गई है, तो घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज, फिर हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज, शेर, इसी प्रकार घास व पौधे, खरगोश, भेड़, हिरण, भेड़िया, शेर, चीता या ये सभी। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है ये सभी खाद्य श्रृंखलाएं हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो घास है उसको कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? गिरगिट खाता है। गिरगिट को कौन खाता है? छिपकली, या गिरगिट और छिपकली दोनों ही आप कह सकते हैं टिड्डा को खाता है, और इसी प्रकार आगे इन दोनों को बाज खाता है। तो ये आपका एक खाद्य श्रृंखला का जो है वो स्तर है। तो वही आपसे पूछा गया इनमें कौन सी ऐसी खाद्य श्रृंखला है जो घास स्थल में जो है देखी जाती है, इससे संबंधित होगी। तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तीनों ही आपकी घास स्थल में होती हैं। तो ये सभी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर घास स्थल हो गया, इसी प्रकार जल में पूछ लिया जाता है। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग लेवल से प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, जैव विकास को प्रमाणित जो है वो किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना के द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा, आनुवांशिकी के द्वारा या सभी के द्वारा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको जैव विकास को किसके द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जैव विकास को आप जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना के अनुसार कर सकते हैं, ये तो आपका सही है। शरीर क्रिया विज्ञान में भी आप कर सकते हैं, आनुवांशिकी के द्वारा भी कर सकते हैं। जब दो ही ऑप्शन सही होंगे तो बाकी आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, उपरोक्त सभी के द्वारा आपका सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नवां प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का
समीकरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। दूसरा ऑप्शन दे रखा है डार्विनवाद और वेलेस का सिद्धांत। तीसरा कह रहा है डार्विनवाद और डी ब्रीच का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और चौथा कह रहा है लैमार्कवाद और डी ब्रीच जो है उसका उत्परिवर्तन सिद्धांत। बताना आपको जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत किन दो सिद्धांतों का जो है वो समीकरण है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा वाला जो है वो सही होगा, यानी कि डार्विनवाद और डी ब्रीच का उत्परिवर्तन सिद्धांत, इन्हीं दोनों का जो है वो मिश्रण आप कह सकते हैं या समीकरण के आधार पर आप कह सकते हैं इन दोनों का जो है वो है। तो आपका ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक आपको बताना है मेंडल है, लैमार्क है, डार्विन है या बीजमैन है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बा लैमार्क जो है वो सही हो जाएगा, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक। तो इनकी जो है वो पुस्तक है, नाम इनका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 लैमार्कवाद का आधार जो है वो है जाति उद्भवन है या उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, जनसंख्या गतिकी है या जीवन संघर्ष है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा आपका सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बा वाला बिल्कुल सही होगा। लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसीलिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो, डी ब्रीच या मेंडल। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा ह्यूगो डी ब्रीच आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी याद रखने वाले हैं, नाम याद रखिएगा। 13 प्रश्न देखते हैं। उत्परिवर्तन का कारण जो है वो है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आ जीन परिवर्तन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्परिवर्तन में मैंने आपको बताया भी था, तो मैंने फास्ट रिवीजन कराया था इससे पहले वाले बैच के लिए कि जनक पौधों से भिन्न होना चाहिए, इसीलिए जीन परिवर्तन उसका रीजन जो है वो होता है। तो आ आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किस वर्ष जो है वो किया गया। चार ऑप्शन है, 1935, 1936, 1835 या 1938। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका 1935 जो है वो बिल्कुल सही। खनिज जो है वो पाए जाते हैं पृथ्वी के तल पर, भूपटपटी में, समुद्र में या सभी जगह। तो चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल चारों ही सही हैं, चारों जगह पाए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 16 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है। संचारित क्या होता है, नष्ट हो सकती है। लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़ या खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की। लास्ट वाला आपका सही होगा, खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़, क्योंकि खुले स्थान पर रखी है तो ऑक्सीजन की क्रिया करके कह सकते हैं उसमें जंग लगेगी, जिससे उसका संचारण होगा, नष्ट होगी, तो यही आपका सही होगा। 17 प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, सोडियम का, लोहे का, एल्यूमिनियम का या कॉपर का। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको बॉक्साइट किसका अयस्क जो है वो होता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो सभी, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी प्रकार जो है वो कराता रहूँ। बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल एल्यूमिनियम आपका सही होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। और ये बॉक्साइट ड नहीं होता, ये टा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से इसके अयस्क होते हैं, तो ये आपका बॉक्साइट एल्यूमिनियम के अयस्क में बॉक्साइट तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका क्रायोलाइट भी होता है, उसके साथ साथ आपका कोरंडम भी होता है, इसके साथ साथ आपका डायस्पार होता है। तो ये मुख्य मुख्य होते हैं, चार ही होते हैं इसके मुख्यतः, तो ये आपको पता होना चाहिए। और भी अच्छा अयस्कों की बात करें तो आपका गैलेना बहुत पूछा जाता है कि किसका जो है वो अयस्क है, तो ध्यान रखिएगा सीसा का गैलेना जो है वो अयस्क होता है। और लोहे के अयस्क भी पूछे जाते हैं। लोहे के अयस्क में जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, सिडेराइट हो गया, ये सभी किसके हैं, लोहे के अयस्क। तो आगे जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम उनको भी साथ में जानते चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि आपको बताना है नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में नहीं वर्ड यूज किया गया है। फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, निस्तापन या गुरुत्वीय पृथक्करण। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, कौन सी सांद्रण की विधि जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सी सही होगी, बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो सांद्रण है या अयस्क का सांद्रण है वो होता क्या है। आप देखते हैं कोई भी खदान से कोई भी चीज निकाली जाती है, कोई अयस्क निकाला जाता है, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। तो
इन्हीं को हम, जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम गैंग के नाम से जानते हैं, गैंग या हिंदी में अधात्री के नाम से जानते हैं। तो अयस्क से जो अशुद्धियां होती हैं उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अयस्क का सांद्रण के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये तो बेसिक चीज आपने समझी। अब ये समझिए कि कौन कौन सी विधि इसमें होती है। तो फेन प्लवन विधि आपकी होती है, जिसमें आप देखेंगे तो फेना वगैरह जो होता है बुलबुले के द्वारा उसमें से जो अशुद्धियां वो अलग की जाती है। चुंबकीय पृथक्करण विधि भी होती है, जिसमें लोहे की जो चीजें होती हैं उसको अलग करने के लिए यूज किया था। और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी होती है। ये तीनों तो होती हैं, परंतु निस्तापन आपकी नहीं होती है, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर सा जो है वो सही हो जाएगा। और आपकी जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, इसमें क्या होता है, कह सकते हैं गुरुत्व पर ही आधारित होता है। इसमें जो धातु और अधात्री के कण होते हैं उसके विशिष्ट गुरुत्व के अंतर पर ही इसमें डिपेंड करता है, इसलिए इसे गुरुत्वीय पृथक्करण नाम दिया जाता है। इसमें एक्चुअल में जो इसमें मशीन होती है वो कुछ इस प्रकार से तिरछा होती है। इसमें जो भी अशुद्धियां होती हैं वो गिराई जाती है और पानी की तेज धारा भी गिराई जाती है, जिससे आपकी अशुद्धियां अलग होती हैं। यही सारे प्रोसेस जो है वो होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 19 परावर्तनी भट्टी के भाग आपसे यहाँ पर जो है वो पूछे गए हैं। अग्नि स्थान, भट्टी का तल, चिमनी या ये सभी। देखिए परावर्तनी जो भट्टी है इसका चित्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि नामांकित चित्र बनाइए। इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस तो अवश्य कराऊंगा, जब फास्ट रिवीजन कराऊंगा तो वहां पर अवश्य कराऊंगा, पर ध्यान मैं अभी से बता दे रहा हूँ, इसका चित्र भी आपसे पूछा जाता है। तो उसमें ये चारों चीजें आती है, अग्नि स्थान भी आता है, भट्टी का तल भी आता है, चिमनी भी आती है, यानी उत्तर आपका ये सभी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परावर्तनी जो भट्टी है उसमें भर्जन जो है वो करते हैं टिन स्टोन यानी कि SnO2 का, गैलेना यानी कि PbS का। देखिए मैंने गैलेना ही पूछा था आपसे कि गैलेना किसका अयस्क है, तो सीसा का अयस्क होता है। कॉपर पाइराइड का यानी कि CuFeS2 का, या उपरोक्त सभी का। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन लास्ट वाला सभी जो है वो हो जाएगा, यानी कि परावर्तनी भट्टी में जो भर्जन है वो इन सभी का करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके नए हैं, जो मैं आपको करा चुका हूँ इससे पहले, उनमें ये सभी प्रश्न आपके जो है वो नहीं थे। ये मैं आपको सबसे लेटेस्ट बुक जो है वो लेकर आया हूँ, आप ही के लिए खरीदी मैंने, तो आप ही के लिए जो करा रहा हूँ मैं प्रश्न, कोशिश कीजिएगा इनको याद कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कथा कहानी की तरह देखकर इसको छोड़ दीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा और इनको सभी को याद कर लीजिएगा, ताकि अच्छे अंक आपके आ सकें। आपके अच्छे अंक आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने आपके लिए जो इतनी महीनों से मेहनत की है, कहीं ना कहीं वो जो है वो सफल हुई। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 21। धातुएं होती हैं उष्मा की, कुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं, दोनों होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो धातुएं जो है आपकी उष्मा की सुचालक होती हैं, तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। सुचालक कुचालक क्या होता है, जिसमें उष्मा का प्रवाह हो जाए वो आप कह सकते हैं सुचालक, जिसमें ना हो वो आपकी हो जाएंगी कुचालक। अगला देखते हैं 22 प्रश्न। धातुओं का भौतिक गुण है, चमकदार सतह है, कठोरता है, आघातवर्धनीयता है, या ये सभी है। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ये सभी इसके गुण होते हैं। बहुत बार प्रश्न में आपसे ये लघु में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि धातुओं के भौतिक गुण बताइए, तो आप ये सब लिखेंगे पॉइंट, इनको याद रखिएगा कि धातुओं में कठोरता का गुण होता है, आघातवर्धनीयता का गुण होता है। अब जिसको आघातवर्धनीयता नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ। आघातवर्धनीयता क्या होती है, कोई भी आप धातु लीजिए उसको आप पीटिए, तो पीटने से क्या होता है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो धातु जो है वो टूट कर अलग बिखर जाएगी, या तो ये होगा वो पिसती चली जाएगी और आप इतनी उसमें आघातवर्धनीयता होगी कि वो पतले तार की तरह भी आप उसे बना सकते हैं, पर वो टूटेगी नहीं। तो ये जो पतले तार की तरह बना सकते हैं, ये आपका आघातवर्धनीयता का गुण दर्शाता है। जैसे आप देखते हैं कि जो चांदी की मिठाइयों पर आप देखते हैं वो परत टाइप की होती है, चढ़ाई जो जाती है, तो वर्क, शायद उसको वर्क बोलते हैं, चांदी की जो वर्क चढ़ाई जाती है, वो जो आपकी उस पर चढ़ाई जाती है उसमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है। तो यही होता है कि आप धातुओं को पीट कर बढ़ा सके, उसमें गुण वो पाया जा रहा है, तो वो आपका आघातवर्धनीयता में आता है। यदि वो टूट जाए तो उनमें वो गुण नहीं है। अगला है अयस्क के रूप हैं, ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑक्सीकृत अयस्क भी है अयस्क के रूप में, हैलाइड भी है, तो आ और बा दोनों आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 24। खनिजों के रूप हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन, या ये सभी। तो चार ऑप्शन है, आप सभी जानते हैं ये सभी होते हैं खनिजों के रूप। ये आपका ऑप्शन दा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या कहते हैं। अधात्री कहते हैं, जारण कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, या अमलगम कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि पृथ्वी से जो प्राप्त अयस्क होते हैं उसमें मिश्रित जो अशुद्धियां होती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। निस्तापन वर्ड आपका इससे पहले भी आया था, यहाँ भी आया, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअल में आपसे निस्तापन और भर्जन में डिफरेंस काफी पूछा जाता है। निस्तापन और भर्जन में, निस्तापन क्या होता है, कोई भी आप सांद्रित अयस्क ले लीजिए, उसको वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब प्रेजेंस ना हो, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर आप गर्म करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है वो आपकी निस्तापन कहलाती है। भर्जन क्या होती है,
वही आपका सांद्रित अयस्क फिर से हो, पर वही प्रक्रिया आप दोहराएं पर वायु की अधिकता में हो, और वायु की अधिकता में जो सल्फाइड है उसके अयस्क जो है उसको गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके उसके जो ऑक्साइड है उसमें बदलने की प्रक्रिया को भर्जन के नाम से जानते हैं। तो इसमें सांद्रित अयस्क ही नहीं, आप सल्फाइड के अयस्क को भी रखते हैं, इस टाइप से भी आप कह सकते हैं। मेन आपको दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है, एक में वायु की अनुपस्थिति और एक में जो है वो उपस्थिति या अधिकता, यही दो मेन डिफरेंस इसमें जो है वो होते हैं। अन्य यहाँ पर जो ऑप्शन है उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा है आपका अमलगम, इसको समझिए क्या होता है। अमलगम हम कहते हैं पारा या अन्य कोई धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी जो मिश्र धातु होती है उसी को हम अमलगम के नाम से जो है वो जानते हैं। तो जो मेन सभी पूछे जाते हैं मैंने बता दिया। बात करते हैं यहाँ पर आंसर की कौन सा सही होगा। तो पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित जो अशुद्धियां होती है उन्हें अधात्री के नाम से जानते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, अधात्री के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 26 कह रहा है धातु निष्कर्षण की जो विधि है वो इनमें से कौन सी है। आसवन विधि है, द्रवण विधि है, या खरपरण विधि है, या उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको धातु निष्कर्षण की विधि कौन सी है। तो धातु निष्कर्षण में लगभग सभी विधियों का आप यूज करते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रश्न आपका पिछले वाला जो 2019 में डीएलएड 2017 बैच का जो पेपर हुआ था चतुर्थ सेमेस्टर का, यहां से प्रश्न आपका पूछा गया था। एक आपको दे रखी, जैसे यहाँ पर पीतल दे रखा है वहां पर भी दे रखा था, उसमें पूछा था कौन कौन सी मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। तो पीतल में होते हैं, आपसे पूछा गया है, बताना है आपको Cu व Sn होते हैं, Cu और Ni होते हैं, Cu व Zn होता है यानी मिश्रण होता है इनका, या Mg और Al होता है। आपसे मिश्रण पूछा गया कि किसका किसका जो है वो होता है। और यहाँ पर कहते किसको क्या है उसको भी समझ लीजिए। Cu जो लिखा है इसे हम कॉपर कहते हैं, Sn जो लिखा है इसे हम टिन कहते हैं। Sn में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे हम टिन कहते हैं। Cu लिखा है कॉपर बता चुका हूँ, Ni या निकल होता है, Cu कॉपर ही होता है, Zn जिंक होता है आपका, Mg मैग्नीशियम होता है और Al आपका एल्यूमिनियम होता है। तो पीतल किसका किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि कॉपर और जिंक जो है इसका मिश्रण होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कॉपर है इसी को हम तांबा के नाम से जानते हैं। तो तांबा और जिंक का मिश्रण आपका होता है पीतल, और संस्कृत में जो पीत है उसका अर्थ पीला होता है। थोड़ा सा अलग से इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो भी ध्यान रखिएगा। तो मेन आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 28। कॉपर पाइराइट का सूत्र जो है वो है CuFeS2, Cu2S, Cu2O या CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कॉपर पाइराइट का सूत्र इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। CuFeS2 आपका कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। Cu2S यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये कॉपर ग्लांस का जो है वो सूत्र होता है, और यदि यहाँ पर Cu2O लिखा है ये पूछ लिया जाए तो ये डाई कॉपर ऑक्साइड का सूत्र होता है। कॉपर ग्लांस, डाई कॉपर ऑक्साइड, और ये CuFeS2 यानी कि कॉपर पाइराइट। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है CuFeS2, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 29। प्रश्न कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ जो है वो हैं। सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक, या ये सभी। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका चारों ही सही है, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। इनकी विशेषताएं ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या जो है वो कितनी है। 7, 8, 9 या 15। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। मेंडलीव की पूछा गया है, संशोधित नहीं पूछा गया है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका 7 सही हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 जो है आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति जो संयोजकता होती है वो बढ़ती चली जाती है, घटती जाती है, एक समान रहती है, या पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 4 से 1 तक घटती है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा कि पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 4 से 1 तक घटती है, यदि लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन की प्रति संयोजकता की बात की जाए तो। इसमें बहुत से अलग अलग मानक होते हैं, जैसे कि त्रिज्या की बात हो गई या किसी भी गुण की बात हो गई, उसमें भी पूछ लिया जाएगा कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो क्या चीज घट रही है बढ़ रही है, इस प्रकार से। जैसे कि अगला भी प्रश्न देखिए इसी पर बेस्ड है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, या ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति जो है वो घटती जाती है। अगला भी प्रश्न देखिए इसी पर बेस्ड है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, ये सभी जो बात की जा रही है ना ऊपर से नीचे, ये सभी आवर्त सारणी को लेकर यहाँ पर पूछा गया है। तो पूछा गया है कि आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता बढ़ती जाती है, घनत्व बढ़ता जाता है, या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो बिल्कुल आपका दा वाला ऑप्शन, धात्विकता जो है वो बढ़ती जाती है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मैं आपको ये भी यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है
इसमें आपको बेसिक चीज़ अवश्य पता होना चाहिए कि किस पर फोकस किया गया, वो मैं आपको पास्ट रिवीजन में भी बताऊंगा, पर यदि आप पढ़ रहे हैं खुद से तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका अगला कह रहा है कि मंडलीप की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि, तो दोष आपको बताना है कौन सा इसमें से है। तो दोष यही आपका सा वाला देखिए जो लिखा है कि सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए, बस यही आपका सबसे मुख्य जो है वो आपको दोष देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर या सेकंड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में, तो सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर जो है इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 36, शुष्क सेल में किस पदार्थ की जो छड़ होती है वो एनोड का कार्य जो है वो करती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरान। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि शुष्क सेल होता क्या है। शुष्क सेल होता है आपका एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल, जो कि आप कह सकते हैं कम बिजली से चल सकने वाले जो पोर्टेबल विद्युत युक्तियां होती है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इन सब में जो है वो यूज में जो है वो आते हैं। अब बात करते हैं आंसर की कि शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो कार्बन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए शुष्क सेल के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका प्राथमिक शुष्क सेल और एक होता है आपका द्वितीयक शुष्क सेल। प्राथमिक शुष्क सेल क्या होता है, जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद हम पुनः चार्ज जो है वो नहीं कर सकते। जैसे आप लाते हैं घड़ी में सेल जो डालते हैं वो एक बार पूरे जब आप यूज कर लेते हैं उनको फेंक देते हैं, उनको आप चार्ज नहीं कर सकते। द्वितीयक जो आपका शुष्क सेल होता है उन्हें आप डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप ट्रिमर यूज कर रहे हैं या और भी ऐसी चीज यूज करते हैं, टॉर्च या लाइट भी आपकी ऐसी आती है जिनको आप फिर से चार्ज कर लेते हैं, अंदर बैटरी लगी होती है, तो वो प्रकार के जो आपके सेल आते हैं द्वितीयक शुष्क सेल, उन्हें जो हम कहते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में जो है वो रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 37, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, सीसा संचायक सेल, वोल्टेज सेल, शुष्क सेल या डेनियल सेल। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो पहला आपका ऑप्शन सही होगा, सीसा संचायक सेल, जिसको आप पुनः आवेशित जो है वो कर सकते हैं या किया जा सकता है। अगला प्रश्न 38 देखते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापी जाती है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, विद्युत ऊर्जा मापी जाती है या आवेश जो है वो मापा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। वोल्ट मीटर तो आपसे बहुत बार अति लघु में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। तो वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। इसको एकदम रट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वोल्ट मीटर के द्वारा, या इसको हम डेफिनेशन में लिखें तो कह सकते हैं एक मापन यंत्र है जो कि किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग जो है वो किया जाता है। आविष्कार इसका किसने किया था, तो हेंस ऑरेस्टेड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वोल्ट मीटर का आविष्कार जो है वो किया था। वोल्ट मीटर की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखते हैं 39 प्रश्न, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे, किस लिए करते थे, दूरी ज्ञात करने में, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए या ये सभी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। काफी लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं टिक कर देंगे, सोचेंगे चुंबक का यूज इनमें कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। चुंबक का यूज होता था समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए। आपका बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, जो आप देखते हैं जो हाथ में आप बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा, उनके पास एक कंपास टाइप का होता है जो दिशा बताता था, उसमें एक मैग्नेट लगा होता है, वही आपका जो चुंबक का उपयोग के संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, नाविक करते हैं, तो उसी के संबंध में आप कह सकते हैं कि समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो बा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 प्रश्न देखते हैं, चुंबक के गुण हैं दैसिक यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला गुण, लौ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना या आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका दोनों गुण होते हैं, ये भी होता है ये भी होता है, तो आ वा बा दोनों ये आप। प्रश्न देखते हैं 41, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि के द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि के द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो स्पर्श विधि के द्वारा भी किया जा सकता है, विद्युत प्रवाह विधि के द्वारा तो किया ही जा सकता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से वायर लपेटे जाते हैं तो विद्युत प्रवाह से आपका चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है, यानी उत्तर आपका आ वा बा दोनों जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं 42, चुंबक के प्रकार आपको बताना है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी दोनों सही होगा, दोनों ही आपके टाइप के अंतर्गत जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 43, प्रश्न कह रहा है कि चुंबक जो है उसका प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए जो है वो रखा जा सकता है। अब 4 ऑप्शन है, चुंबक को जो है वो गर्म नहीं करना चाहिए, दूसरा कह रहा है चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, 2 चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, या सभी। तो सभी आपके बिल्कुल सही होंगे। क्यों, ये सभी रीजन होते हैं जो आपके जो चुंबक हैं उसको नष्ट होने के रीजन के अंतर्गत आते हैं। अगर आप चुंबक को गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगी, तो वही आपसे पूछा है कि अधिक दिनों तक यदि आप बनाए रखना चाहते हैं सही, तो ये सभी चीजें जो है आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है, तो आपका ऑप्शन द उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं 45, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश एक धन आवेश, तो 2 ही आपका सही हो जाएगा। 46 प्रश्न देखते हैं, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या तांबे का बुरादा।
तो आप सभी जानते हैं चुंबक द्वारा आकर्षित क्या होता है, तो लोहे का बुरादा आपका होता है। तो आप कह सकते हैं सा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, अचुंबकीय पदार्थ है, निकिल है, लोहा है, कोबाल्ट है या सोना है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको अचुंबकीय पदार्थ जो है इनमें से कौन सा जो है वो होगा, निकिल, लोहा, कोबाल्ट या सोना। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन सोना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 49। दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग जो है वो होता है, 4, 2, 3 या 5। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप जानते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4, 2, 3 या 5 ऑप्शन दे रखा है। बात करते हैं उत्तर की, तो दो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक होता है आपका एसी, एक होता है आपका डीसी, एक होता है अल्टरनेटिव करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। यही चीज आप कह सकते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो आपका ऑप्शन बा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं आप प्रश्न देखते हैं, आपका सेल के प्रकार हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, हा व बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, सा आपका सही होगा। दोनों ही आपके सेल के प्रकार जो है वो होते हैं। 51 की प्रश्न आपका है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है, विद्युत मोटर में होता है, स्विच में होता है, फ्यूज में होता है या प्लग में होता है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहाँ देखते हैं, आप देखते हैं जैसे कि घरों में आपके फ्यूज लगा होता है, वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि अचानक से आपके यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, तो वो स्विच स्विच जो यानी कि जो फ्यूज लगा होता है वो आपका गल जाए, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट जाए। इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी तो बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो कि अधिक बिजली आने से फूंक सकते हैं, तो वो बचा लेता है। तो वो कैसे कार्य करा, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करा, यानी कि अधिक आपका जैसे ही गर्म हुआ तो वो गल गया, तो फ्यूज आपका इसमें यूज जो है वो होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। तो आपका ऑप्शन सा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52। प्रश्न कह रहा है कि रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स या उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स या उपरोक्त सभी में से कौन सा सही होगा। रुधिर कणिकाएं इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रकार के अंतर्गत आप कह सकते हैं, बात करें उत्तर की, तो तीनों ही आपके आते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही होगा। एक एक के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लाल रुधिर कणिकाओं की यदि बात करें, तो लाल रक्त कोशिका रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका में आती है, और संख्या में यदि बात करें तो सबसे बड़ी जो है वो होती है, पूरे रुधिर का 40% जो है वो भाग इसमें जो है वो होता है। और जो रीढ़धारी जंतु होते हैं, जिसे हम कशेरुकी मैंने पिछले वाला पार्ट में बताया था, वो जंतु जो होते हैं उनके श्वसन अंगों से लेकर ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के अलग अलग अंगों की और कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज माध्यम का कार्य भी जो है ये करती है। और इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं की बात करें, तो जैसे कि लाल रुधिर कणिकाएं, इनको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जो है वो जानते हैं। तो शरीर में जो संक्रामक रोग होते हैं या बाह्य पदार्थ होते हैं, उनसे रक्षा करने वाली जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसकी कोशिकाएं आपकी होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। बस ध्यान रखिएगा, प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं जो है वो होती हैं। इन्हीं को शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। और यदि पूछा जाए इनके निर्माण के संबंध में, तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में जो है वो होता है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। तीसरा आपका है रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स को ही हम बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं आपको बिम्बाणु लिखा देखने को मिलता है। तो बिम्बाणु को आप कह सकते हैं कि बिम्बाणु या प्लेटलेट्स जो अनियमित आकार की छोटी अनाभिकीय कोशिका या कोशिकाएं जो है जिनमें नाभिक नहीं होता, मात्र डीएनए ही होता है, वो होती हैं। इनका व्यास आपको 2 से 3 म्यू एम जो है वो होता है। म्यू इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बेसिक एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से जो है वो कर लेंगे। प्रश्न देखते हैं अगला 53। यही प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा था और आपसे कहा था कि इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना था कि लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है। चार ऑप्शन भी दिए थे, 120 दिन, 107 दिन, 127 दिन या 157 दिन। आपको बताना था इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बात करते हैं उत्तर की, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, 120 दिन आपका सही होगा। लाल रुधिर कणिका जो है इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन जो है वो होता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में सिंगल सिंगल दे रखा था, तो उस आधार पर ये 120 दिन को ही आप जो है वो टिक करेंगे। इसके अलावा यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, हीमोग्लोबिन जो है इसकी खोज किसने की थी, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने जो है सबसे छोटी या कह सकते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी को जो है वो माना था। तो इस प्रकार से इसके खोज के संबंध में आप कह सकते हैं एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। और इसमें हीमोग्लोबिन जो है नाम का प्रोटीन भी पाया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा लाल रुधिर कणिका में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 54।
प्रश्न आपका क्या है, मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, प्रतिजन ए प्लस बी, प्रतिरक्षी ए प्लस बी, या ए आवाबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ जो है वो इनमें से कौन से जो है वो सही होगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके इंग्लिश में नाम प्रतिजन जो है इसको हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं, एंटीजन। स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ANTIGEN, ये हो गया आपका प्रतिजन। प्रतिरक्षी होता है एंटीबॉडी, ANTIBODY। तो ये दोनों होते हैं आपके एंटीजन और एंटीबॉडी। एक लाइन में समझिए एंटीजन क्या होता है। एंटीजन आप कह सकते हैं किसी भी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, या कह सकते हैं आप कि कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, उनको हम प्रतिजन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल से आप लाइन में याद रख सकते हैं, लोग रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, वे आपके प्रतिजन होते हैं। एंटीबॉडी की यदि बात करें तो एंटीबॉडी ऐसे प्रोटीन जो है वो आपके यौगिक होते हैं जो कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसका एक हिस्सा होते हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एंटीबॉडी जो है इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे सरल एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी की यदि बात करें तो वाई आकार का आपका होता है। सबसे सरल एंटीबॉडी वाई आकार का होता है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शामिल होती हैं। तो ये हो गया आपका प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ दूसरे तरीके से भी कि एंटीजन जो है आपका यानी कि प्रतिजन जो है ऐसे बाहरी तत्व होते हैं जो कि प्रतिरक्षा जो तंत्र है इसको एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एंटीजन बीमारी फैलाने वाले जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई, इनमें से कोई भी जो है आपका हो सकता है। एंटीबॉडी के भी एक्चुअल में टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं, पर वो आपके डीएलएड के कोर्स में नहीं है। उसमें आपके MGEDA करके होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, इसी प्रकार G, इसी प्रकार, पर वो इतना सब कोर्स में नहीं, आपका बेसिक आपको चीज़ें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 55 कि किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखा जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। विषाणु से मुक्त, जीवाणु से मुक्त, आपके सही है। तो 2 जब ऑप्शन सही है तो तीसरा भी सही होगा, प्रोटोजोआ से मुक्त, यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार का सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल बा आपका प्लेटलेट्स जो है वो सही हो जाएगा। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका जो है उसका नाम क्या है, वो जो है वो प्लेटलेट्स है। अगला प्रश्न देखते हैं 57, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जो है वो की थी। हेल्स ने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी, लैमार्क ने की थी, या डार्विन ने की थी। मानव रुधिर वर्ग की यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर के ऑप्शन ABCD में से। तो बी वाला आपका लैंड स्टीनर सही हो जाएगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज इन्होंने की थी, लैंड स्टीनर ने। और कितने प्रकार के होते हैं, तो मानव ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक आपका होता है A, एक होता है आपका B, एक होता है आपका AB और एक होता है आपका O। तो ये 4 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से 2 एंटीजन होते हैं और 2 एंटीबॉडी होते हैं। 58 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार मैं आपको पेपर के आखिरी दिन तक बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न जो है वो कराता रहूँ। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा। किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 कि रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया। मैंने अभी आपको बताया वही प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है। तो जो भी मैं एक्सप्लेनेशन बताया करूँ इसको ध्यान से सुना करिए, प्रश्न वही नहीं सबसे घूम फिर के पूछ जाते हैं। तो उत्तर कौन सा सही होगा, 4 सही होगा, मैंने बता भी दिया A, B, AB और O। साधारणतः ब्लड ग्रुप 4 तरह के जो है वो होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 60, रक्त ओ रक्त वर्ग जो है सर्वदाता है, सर्वग्राही है या दोनों है। यह भी प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, वन लाइनर में भी काफी बार पूछा जाता है कि सर्वदाता और सर्वग्राही आपका होता क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर के ऑप्शन ABCD में से। तो ओ यदि रक्त वर्ग पूछा जाए तो आपका सर्वदाता जो है वो होता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना रक्त दे सकता है, इसीलिए सर्वदाता। इससे ही आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर रक्त वर्ड यूज हुआ है तो रक्त से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो है वो कौन करता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो ये जो है वो किडनी यानी कि वृक्क जो है वो करता है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। किडनी को ही हम वृक्क कहते हैं हिंदी में। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो है वो करता है। वृक्क का यदि भार पूछ लिया जाए तो 150 ग्राम जो है वो रक्त का भार जो है वो होता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न 61। रक्त की संरचना जो है उसके मुख्य अवयव हैं। रक्त कणिकाएं हैं, रुधिर प्लाज्मा है,
आ वा बा दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगी। रक्त की संरचना में आपका रुधिर रक्त कणिकाएं तो आता ही आता है, रुधिर प्लाज्मा भी आता है, तो ये वाला आ वा बा दोनों वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त के कार्य जो है वो हैं, तो हार्मोन्स का संवहन है, पोषक पदार्थों का संवहन है, तापक्रम नियमन है या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। हार्मोन्स का संवहन करता है, बिल्कुल सही है आपका। पोषक पदार्थों का संवहन तो करते ही करता है। तापक्रम नियमन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उपरोक्त सभी आपका सही होगा। इन तीनों पॉइंट को रट लीजिएगा, क्यों? क्योंकि रक्त के कार्य आपसे यदि प्रश्न लिखने में पूछा जाए, लघु में पूछा जाए, अति लघु में पूछा जाए, तो ये तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों का कार्य मुख्य रूप से ये करता है। 63 प्रश्न देखते हैं। भारत में एनीमिया जो है इसके कारण है, गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन या सभी। तो कह सकते हैं चारों ही कारण में आते हैं, तो आपका ये तीनों सही होंगे, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। और मुख्य आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एनीमिया आखिर होता क्या है। एनीमिया यहाँ पर लिखा है, एक्चुअल में ये ना पहले होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आपका ना पहले होगा और माँ जो है वो बाद में होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनीमिया, इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। तो देखिए एनीमिया क्या होता है। एनीमिया आपका शरीर में जो आरबीसी है उसकी कमी, आरबीसी क्या मैंने बताया था, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या खराब लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। इसके कारण शरीर के जो अंग होते हैं उसमें ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाती है, तो यही आपका एनीमिया जो है वो होता है। और जब साधारण अर्थ में बात करते हैं एनीमिया की, तो आप क्या कहते हैं कि भैया खून की कमी हो गई। क्या कहते हैं एनीमिया को? खून की कमी। तो खून की कमी एक्चुअल में क्या होती है, वो आरबीसी की कमी हो जाती है, या जो खराब लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसी के कारण ऐसा होता है, तो वही आपका होता है एनीमिया रोग। समझ गए होंगे आप। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 64। आरबीसी जो है इसकी जीवन अवधि कम हो जाती है, थैलेसीमिया में, एनीमिया में, हीमोफीलिया में या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान ये दीजिए, क्या कि मैंने जो अभी एनीमिया बताया था वो शरीर में आरबीसी की कमी होती है। यहाँ पर प्रश्न ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है आरबीसी की खुद जीवन अवधि कम किसमें हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के रोग लिखे हुए हैं, किसमें अवधि कम हो जाती है। तो बात करें उत्तर की, तो आपका थैलेसीमिया सही हो जाएगा। थैलेसीमिया आपका बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त संबंधी रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है, ध्यान रखिएगा। और इस रोग के होने पर जो शरीर है इसकी हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है, हीमोग्लोबिन जो निर्माण प्रक्रिया उसमें गड़बड़ी आ जाती है। और इसकी पहचान की बात करें तो 3 माह की आयु के बाद ही आप जो है वो इसकी पहचान शरीर में कहीं ना कहीं दिखने लगती है। और इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी जो है वो होती है, और इसके कारण से बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता जो है वो होती है। तो आपका ऑप्शन आ थैलेसीमिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया में, एनीमिया में या श्वेत कण कोशिकाहीनता में। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका हीमोफीलिया बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। हीमोफीलिया तो आपने सामान्य तौर पर सुना भी काफी बार होगा, जिसमें रक्त का थक्का सामान्य रूप से जो है वो नहीं जमता है, या चोट लगने के बाद जल्दी आपके घाव नहीं बढ़ते हैं, खून बहता है, तो वही आपका होता है हीमोफीलिया। आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, एनीमिया में हो जाती है, थैलेसीमिया में हो जाती है, श्वेत कण कोशिकाहीनता में हो जाती है या हीमोफीलिया में हो जाती है। डब्ल्यूबीसी ऊपर मैंने बताया था श्वेत रक्त कणिकाओं को कहते हैं। डब्ल्यू से आपका व्हाइट होता है, बी से ब्लड होता है, सी से सेल्स होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, तो कम किस में हो जाती हैं ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका श्वेत कण कोशिकाहीनता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसी में जो है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 67। लिवर सिरोसिस रोग जो है इसका कारण है, हीमोफीलिया है, एनीमिया है, थैलेसीमिया है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका हीमोफीलिया सही हो जाएगा। तो लिवर सिरोसिस रोग का कारण हीमोफीलिया आपका होता है। अगला प्रश्न कह रहा है एड्स का पूरा नाम पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं उत्तर की। सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। ये जो सीएनसी ऊपर लिखा है सेम यही यहाँ भी लिखा जाएगा, डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये आपका होता है इसकी फुल फॉर्म, एड्स का पूरा नाम। और ये एक तरह के विषाणु जिसका नाम होता है एचआईवी। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, एचआईवी की फुल फॉर्म होती है एच से ह्यूमन, आई से इम्यूनो और डी से डिफिशियंसी वायरस। डी साइलेंट रहता है पर पूरा आप इसको यही पढ़ते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी नामक जो वायरस होता है, विषाणु होता है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि एचआईवी आपका विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, तो आपका एचआईवी क्या है, एक विषाणु है। तो विषाणु से जो है ये फैलता है। तो किसी को भी एचआईवी है तो ये जरूरी नहीं कि उसको एड्स भी है, ऐसा भी इसमें बताया गया है। बाकी आपसे वो सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं,
आप फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 69 देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम एड्स वायरस जो है वो कब देखा गया था? 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1983 में? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बा वाला आपका ऑप्शन 1981 जो है वो सही हो जाएगा। और इसी के संबंध में ये भी बताया जाता है कि इसी के 3 साल बाद 1984 में एड्स के वायरस रेट्रो वायरस जिसका नाम था उसका ऐलान भी किया गया था। तो आपका ऑप्शन बा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एचआईवी से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको T1, T2, T3 या T4। एचआईवी की फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बता दी। अब यहाँ पर पूछा गया प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो T4 आपका सही हो जाएगा, एचआईवी से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स की उपचार की औषधि जो है वो इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जाइडोवुडाइन, इंसुलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या कोबाल्ट थेरेपी। बताना है आपको इनमें से एड्स की उपचार की औषधि जो है वो कौन सी होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला वाला जाइडोवुडाइन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि एड्स के उपचार की औषधि के अंतर्गत देखी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण जो है वो कौन सा है? एलिसा किट है, वेस्टर्न ब्लॉक किट है, ब्लड ग्रुप किट है या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर के ऑप्शन एबीसीडी में से कि एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त जो प्रमुख परीक्षण है वो कौन सा है? तो एलिसा किट जो है वो सही हो जाएगा। यहीं से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एलिसा परीक्षण किससे संबंधित होता है? तो एड्स की सिरमी जांच से संबंधित होता है। ऑप्शन में अलग अलग आपको दिए होंगे, तो ध्यान जो है वो रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्स से बचने हेतु सावधानियां क्या हैं? तो शिक्षा द्वारा सुरक्षित स्त्री सहवास भी है, कंडोम की व्यवस्था व सही उपयोग भी है, सुरक्षित रक्त संचरण भी है, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 75 1984 में किस वैज्ञानिक ने एचआईवी का आविष्कार जो है वो किया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लुक मॉन्टेनेग्नियर या रॉबर्ट सी गैलो या आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड या लुइस पास्चर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बा वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि रॉबर्ट सी गैलो जो है वो आपका सही होगा। 1984 में किस वैज्ञानिक ने एचआईवी का आविष्कार किया था? तो इन्होंने जो है वो किया था। और यहाँ पर एक ऑप्शन में नाम दिया हुआ है दा वाले में लुइस पास्चर। इनका नाम बहुत पूछा जाता है किसमें? जो आपका रेबीज टीका है उसके संबंध में। रेबीज टीके की खोज यदि आपसे पूछी जाए किसने की थी, तो लुइस पास्चर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। रेबीज टीका क्या होता है? रेबीज वैक्सीन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई पागल कुत्ता या गीदड़ या भेड़िया आदि काट लेता है तो मरीज को 72 घंटे के अंदर ये वैक्सीन लगाना आवश्यक होता है। यानी कि नहीं अगर आप उसके लगाएंगे वैक्सीन तो उसको रेबीज होने का खतरा, जो रेबीज रोग है वो होने का खतरा जो है वो रहता है। 76 प्रश्न कह रहा है, किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचायक सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल या डेनियल सेल। पहले वाले पार्ट में भी आया था, मैंने आपको बताया था वहां पर सीसा संचायक सेल सही हो जाएगा। कि किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो सीसा संचायक सेल को किया जा सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 77। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक उपचार या प्राथमिक उपचारक जो है उसमें कौन कौन से गुण जो है वो होने चाहिए? आ ऑप्शन है आपका क्रिया में तत्पर तथा निपुण, बी ऑप्शन है मधुर स्वभाव वाला, और यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है साधन संपन्न, यहाँ पर साइड में आपका जो है वो आंसर लिखा है इसलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है कुशल और सहनशील, और चौथा है उपरोक्त सभी गुणों वाला। तो आपको बताना है ऑप्शन एबीसीडी में प्राथमिक उपचारक में कौन से गुण जो है वो होने चाहिए। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे चारों ही आपके होने चाहिए, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक उपचारक में ये सभी गुण। अब यहाँ से आपके जो प्रश्न हैं 78 से, ये प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं आपके सन 2016 के। मैं आपको चलिए साइड में दिखा भी देता हूँ। ये आप देखिए साइड में लिखा हुआ है सन 2016। यहाँ से आपके सन 2016 के प्रश्न देखेंगे, फिर 2017 के प्रश्न देखेंगे, फिर 2018 के प्रश्न देखेंगे, फिर सन 2019 के देखेंगे। तो पूरे हम सभी साल के देख लेंगे, इससे आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आगे भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 78, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा या लैमार्क के द्वारा? चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। मैंने आपको बताया था डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उसमें बताया था कि किसी भी जनसंख्या में कम या अधिक जो हो जाती हैं सारी चीज़ें या बदलाव देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक चयन होता है, नेचुरल सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं, पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सांद्रण विधि कौन सी जो है वो नहीं है? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि?
चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी में से। बात करते हैं सांद्रण। भी मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था कि खदान से जब आप एस निकालते हैं तो उसमें बहुत सी मिट्टी होती है, रेत होती है, पत्थर होते हैं, ये सभी अशुद्धियाँ होती हैं, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, गैंग या अधात्री के नाम से जानते हैं। तो उसी से या अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं सांद्रण विधि के नाम से या सांद्रण के नाम से जानते हैं। अब इसमें से कौन सी सांद्रण विधि नहीं है, प्लेन प्लवन विधि होती है, चुंबकीय पृथक्करण भी होते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण भी होती है, पर निस्तापन विधि आपकी जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर निस्तापन विधि जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न में पूछा था कौन सी सांद्रण विधि नहीं है। अगला प्रश्न है 80 कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश या कोई आवेश नहीं। धन आवेश आपका जो है वो सही होगा। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आपका धन आवेश आ जाता है। और यदि बात करें रेशम पर कौन सा आवेश आ जाता है, तब आपका ऋण आवेश जो है वो आ जाता है, यानी कि कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है और जो आपकी छड़ है वो धन आवेशित हो जाती है। कहीं कहीं आपका इसमें धन आवेश उत्तर दिया है, कहीं ऋण आवेश दिया है, तो बस उसी के चक्कर में कंफ्यूजन हो गई है। पर आपको ध्यान रखना है धन आवेश जो है आपका जो छड़ है वो हो जाएगी और ऋण आवेश जो है आपका कपड़ा हो जाएगा, यानी कि जो रेशम का कपड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं 81 आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका आंसर धात्विकता बढ़ती जाती है, यही आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अलग अलग आयाम आपके होते हैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर या दाएं से बाएं जाने पर, तो अलग अलग कुछ भी आपसे यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन एबीसीडी में प्लेटलेट्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 5 प्रश्न हो गए सन 2016 के। अब हम यहाँ से देखेंगे सन 2017 के। तो देखिए प्रश्न सब वही घूम फिर के आ रहे हैं। एलिसा परीक्षण है हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स या टाइफाइड। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है। और देखिए सन 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से एड्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एलिसा परीक्षण एड्स से जो है वो संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं गैलेना किस धातु का अयस्क है। ये मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था कि गैलेना आपसे पूछा जाता है, आपको ध्यान होगा अयस्क और उसके धातु और उसके अयस्क बताए थे। तो जिंक, लेड, कॉपर या एल्यूमिनियम में से कौन सा सही हो जाएगा। तो मैंने वहां पर सीसा बताया था, सीसा ही को हम क्या कहते हैं, सीसा को हम लेड कहते हैं। तो बा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 देखते हैं वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक जो संबंध है उससे जो है वो क्या बनता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पारिस्थितिक तंत्र जो है ये बनता है, तो यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरान। ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया था आपको शायद पिछले वाले पार्ट में। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कार्बन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कार्बन की भांति जो है या कार्बन की किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो कार्बन की छड़ जो है वो करती है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 की रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है। तो चार ऑप्शन है, अभी मैंने आपको बताया प्लेटलेट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शायद एक से अधिक बार प्रश्न आया है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से दिष्ट धारा जो है उसका प्रयोग करते हैं। पंखा, टॉर्च, टीवी या कूलर। यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं सन 2018 के। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से दिष्ट धारा का प्रयोग किसमें करते हैं। देखिए आपको दिष्ट धारा नहीं भी पता है तब कैसे टिक कर सकते हैं। पंखा आपका बिजली से चलता है, टीवी आपकी बिजली से चलती है, कूलर भी बिजली से चलता है, टॉर्च में तो आप सेल डालते हैं। तो इस प्रकार से चारों में से आप एक ऑप्शन को अलग भी कर रहे हैं, तब भी आप दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं भी आपको पता है तो टॉर्च को ही आप टिक करेंगे। और वैसे भी आप जानते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में दिष्ट धारा मेनली जो इस प्रकार की चार्जिंग वाली चीज़ें होती है उसमें यूज़ होती है, और बाकी सभी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें जो आप करंट है, बिजली है, इससे यूज करने वाली सारी चीज़ें देखते हैं। तो बेसिक चीज़ याद रखिएगा। बाकी इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो मैं आपको जो है लॉन्ग या अति लघु लघु कराऊंगा उसमें बता दूंगा। 89 प्रश्न कह रहा है पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी जो है वो कौन सी होती है। तो ये प्रश्न की तो मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ, आपको यदि याद होगा कि जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं ये आपके युगों युगों से जो है वो चले आ रहे हैं। युगों से क्या याद रखेंगे, युगलीना। यहाँ पर देखिए वर्ड क्या आया है, युगलीना। तो यही आपका ऑप्शन बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा या रबड़। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ लोहा है, बाकी सब तो है नहीं, तो आपका यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं कणिकाएं जो है उनका निर्माण जो है वो किसमें होता है। ये मैंने आपको प्रश्न बताया था अभी जब प्रश्न का एक्सप्लेनेशन में बता रहा था। यकृत, मस्तिष्क, प्लाज्मा या अस्थि मज्जा में से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर द अस्थि मज्जा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का जो है वो बना होता है। टंगिस्टन, सिल्वर, एल्यूमिनियम या चांदी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका टंगिस्टन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है काफी बार। तो
जहाँ तक हमारे प्रश्न थे सन 2018 के। यहाँ से प्रश्न आपके स्टार्ट हो रहे हैं 2019 के। तो 2019 के अब हम 5 प्रश्न जो है वो देखेंगे, जो कि आपके सबसे लेटेस्ट हैं, क्योंकि 2018 तक वाले तो मैं आपको करा चुका था, और 2019 वाले आपके पिछले साल जो पेपर हुआ था 2017 बैच का, उनके जो है ये पेपर के क्वेश्चन है। प्रश्न आपका क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कुलाम, एम्पियर, सेकंड या वोल्ट। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। पहले भी मैंने बताया कि विद्युत धारा का मात्रक आपका इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो एम्पियर आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 94। प्रश्न आपका क्या है, हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क है। टोटल आपके जो प्रश्न हैं उनकी संख्या शायद 97 के करीब है, वही 100 के आसपास है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे क्लियर तरीके से। अब पूरा दिख रहा होगा। हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क है, सोना, तांबा, लोहा या कैल्शियम। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क आपका होता है हेमेटाइट। इसको प्राकृतिक अयस्क के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। किस नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक अयस्क के नाम से, और इंग्लिश में इसे नेचुरल ओर के नाम से जाना जाता है, ORE। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe2O7 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। और भी आपके लोहे के अयस्क होते हैं, मुख्यतः मैं आपको जितने हैं वो बता देता हूँ। तो इसके अलावा लोहे के आपके अयस्क होते हैं, एक होता है आपका हेमेटाइट, एक होता है आपका मैग्नेटाइट, एक होता है आपका लिमोनाइट, एक होता है आपका सिडोराइट, और एक होता है आपका पायोराइट। तो ये सभी आपके होते हैं। इसके आप सूत्र जो पूछा जाता है, सिडोराइट का पूछ लिया जाता है, Fe2CO3 होता है। और बाकी ऐसे आप ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिए, वैसे इतना काफ़ी है। तो आपका यहाँ पर लोहा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 95 की मिश्र धातु है, पीतल है, तांबा है, जस्ता है या टिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको शायद बताया भी था, और इन चारों में से जो आंसर सही है उसके बारे में बताया था। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका पीतल जो है वो सही हो जाएगा। पीतल किसका किसका मिक्सर होता है, तो तांबा और जिंक, तांबा और जिंक धातु जो है इसके मिश्रण से जो है आपका बनाया जाता है पीतल। तो ध्यान रखिएगा, पीतल आपकी एक मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एनीमिया के कारण है, गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या सभी। तो आप कह सकते हैं सभी कारण में आते हैं। इस टाइप का प्रश्न भी आपने देखा भी था, तो यही सही हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले लास्ट, और इसको देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे मैंने आपको प्रश्न कराए, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन बताई, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँ, और पेपर के आखिरी तक आपकी अच्छी से अच्छी तारीख जो है तैयारी जो है वो होती रहे। चलिए देखते हैं प्रश्न आपका 97, उत्परिवर्तन का कारण क्या है। जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद विकास या प्राकृतिक चयन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो उत्परिवर्तन का कारण होता है आपका जीन परिवर्तन, तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास किसे कहते हैं। तो जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली जो है उसमें जो क्रमिक परिवर्तन होता है, उसके द्वारा जीवों की जो उत्पत्ति होती है उसको जैव विकास कहते हैं। साधारण सी डेफिनेशन है, जहां पर कुछ समझने वाला होगा उसको साथ में हम समझते भी चलेंगे। अगला कह रहा है कि क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है। तो जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में 2 वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक आपके लैमार्क और दूसरे वैज्ञानिक आपके डार्विन, इन दोनों का नाम फेमस है। क्यों, क्योंकि जो लैमार्क हैं इन्होंने लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था, जो कि आपका जैव विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और जो डार्विन है इन्होंने भी डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था, और ये भी आपका जैव विकास के जो सिद्धांत है उसी के अंतर्गत आता है। ये जो थे डार्विन, ये आपके अंग्रेजी थे यानी कि अंग्रेज थे, और जो लैमार्क हैं ये आपके फ्रांसीसी थे। लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। तो आगे लिखा है कि 1744 में फ्रांस से वैज्ञानिक लैमार्क, देखिए यहाँ पर दे रखा है फ्रांसीसी थे, इनके विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जो है वो जाना जाता है। एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, वो है फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक किसकी है। रट के आपको रखना है एकदम कि लैमार्क की पुस्तक जो है वो फिलॉसफी जूलॉजिकल है, जिसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है वो बताया गया है। अगला है प्राकृतिक चयनवाद क्या होता है। तो जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती हैं। प्रत्येक जीव जंतु संघर्ष करता है, तो इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार जो उपयोगी जीव है उसका चयन करती है, और उसे ही प्राकृतिक चयनवाद के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 2 आपकी जीवों की प्रजाति दे रखी हैं, अब एक प्रजाति दूसरे से यदि अधिक जो है वो मजबूत कह सकते हैं, सक्षम कह सकते हैं, तो क्या होगा, आगे आने वाली जो पीढ़ी है धीरे धीरे जो पुरानी वाली आपकी कमजोर वाली है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी, और जो बेस्ट होगा प्रकृति के अनुसार अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से ढाल लेगा, वो आगे जो है वो सर्वाइव करता है। तो प्राकृतिक चयनवाद जो है इसी का सिद्धांत इसके अंतर्गत होता है। प्राकृतिक चयनवाद को ही प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृतिक वर्णवाद। अगला देखते हैं प्रश्न
जैव विकास की जो पुष्टि है उसमें जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं? तो दो प्रकार की होती हैं, एक समरूप होती है, एक समजात होती है। समरूप में क्या होता है, जो अंग आपके समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी रचना की बात करें तो उसमें भिन्नता आपको देखने को मिलती है। समजात में क्या होता है, कुछ अंग मूल रचना या उद्भव में समान होते हैं, किंतु अलग अलग कार्य करने के कारण देखने में आपको समान नहीं लगते हैं, वो आपके समजात कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, समरूप में आप कह सकते हैं जैसे मधुमक्खी और बिच्छू, दोनों के डंक जो है वो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं आपको, मधुमक्खी का डंक हो या बिच्छू का, पर उनकी जो मूल रचना होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। समजात की बात करें तो जैसे कि आपका जो मनुष्य है उसका हाथ होता है, चीता जो है उसके आगे के दो पैर होते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उनकी जो मूल रचना होती है वो आपकी उद्भव में जो है वो समान होती है, परंतु कार्य करने के कारण आप देखते हैं कि हम तो हाथ से कोई सामान उठाते हैं, पर चीता क्या करता है, दौड़ने के यूज में करता है, तो ये आपका समजात होता है। दोनों की ही डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। जीवाश्म विज्ञान अगला प्रश्न कह रहा है क्या है, तो आप क्या कहेंगे, अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं है, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं, वही जीवाश्म या ऐसे जो जीवाश्म है उनका अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। और ये चट्टानों में दबे मिलते हैं, यही बहुत सालों बाद क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका मिट्टी का तेल क्या है, पेट्रोल आप कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस कह सकते हैं, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उसमें बदल जाते हैं, तो ये आपका जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, जितने भी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पारिस्थितिक तंत्र को लेकर पूछा गया है, तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों से मिलकर बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। संपूर्ण पृथ्वी क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि उसमें बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर हैं। तो यही हो जाएगा आपका पारिस्थितिक तंत्र। अगला देखते हैं, इसकी संरचना के आधार बताइए। तो संरचना के आधार होते हैं अजैविक घटक और जैविक घटक, ये चीज याद रखने वाली है, ध्यान रखिएगा। अजैविक घटक में आपके कार्बनिक अकार्बनिक जलवायु आते हैं, जैविक घटक में हरे पौधे उपभोक्ता अपघटक और अपरदभोजी आते हैं। प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय में, कि इनमें से कौन से जैविक घटक नहीं है या हैं, और यही में से आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक एक्स्ट्रा अलग से दिया होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है, तो जीवों की श्रृंखला जो कि भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती है, वही आपकी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे आप देखते हैं ना कि शैवाल है, उस पर उसके ऊपर आप लघु तंतु उपभोक्ता है, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर वृहत मछली, इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला होती है उसी को हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। और खाद्य श्रृंखला की एक खासियत भी है होती है कि इसमें जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। खाद्य श्रृंखला से मिलता जुलता एक और शब्द होता है, वो होता है खाद्य जाल। खाद्य जाल में क्या होता है, जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो जब एक जाल के रूप में प्रदर्शित होते हैं तब उसे खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल में क्या होता है, जो संख्या होती है वो अनिश्चित भी हो सकती है। ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में डिफरेंस आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक सरल खाद्य श्रृंखला के लेवल बताइए, स्तर बताइए। तो 3 होते हैं आपका, एक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता। तो सरल खाद्य श्रृंखला की बात की गई तो यही तीनों हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि खाद्य जाल से क्या आशय है, तो मैंने आपको बताया, अभी खाद्य श्रृंखला बताया था, खाद्य जाल की भी डेफिनेशन बताई कि यहाँ पर लिखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं कि कोई की जीव एक से अधिक पोषक स्तर से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, ऐसे पारितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। इससे सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिए कि जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती है, खाद्य श्रृंखला भी मैंने ऊपर बताया, तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल के रूप में जो प्रदर्शित होती हैं उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, भूलेंगे भी नहीं, बिल्कुल सही भी होगी, और पूरा चित्र भी बनाकर दिखा सकते हैं अगर यही प्रश्न आपका अति लघु की जगह लघु में पूछा गया हो। जो आपका चित्र होता है कि खरगोश जो है उसको बाज, चूहा, पौधे, कीट, मेढक, सर्प, इस प्रकार से पूरा एक जाल मैंने आपको याद होगा फास्ट रिवीजन वाले वीडियो में बताया था। अगला देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो है उससे हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी का जो अंत होता है उससे पहुंचते पहुंचते जो उपभोक्ता होती है उनकी संख्या भी कम होती जाती है। अच्छा, यहाँ से मेन जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या, पारिस्थितिक जो पिरामिड है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप क्या कहेंगे, एक तो आपका आता है जीव संख्या का पिरामिड, एक आपका आता है जीव भार का पिरामिड, और एक आता है आपका ऊर्जा का पिरामिड। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं पारिस्थितिक पिरामिड में, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अंतर्गत भी डिटेल में है, पर यहाँ पर हम वन लाइनर की बात कर रहे हैं तो मेन मेन चीजें जानते चलेंगे। अगला कह रहा है कि जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो एक हो जाएगा जीन बैटिस्ट डी लैमार्क, एक हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, और तीसरा हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज। ये 3 टोटल जो है आपके वैज्ञानिक हैं। अगला कह रहे हैं कि जैव विकास के प्रमाण क्या है। तो प्रमाण क्या है, पहला है जीवों, जंतु और पौधों की तुलनात्मक शरीर रचना, फिर है शरीर क्रिया विज्ञान, फिर है आनुवंशिकी आदि। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जीवों में विकास को आप कैसे किस किस आधार पर प्रूव कर सकते हैं। तो जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना के आधार पर भी कर सकते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत तो आप देखते हैं, और आनुवंशिकी तो आप इन सभी के जो सिद्धांत है उनमें देखते ही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास क्या है। तो जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल और उच्च कोटि के पौधे और जंतु
पूर्व काल के सरल और निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। तो यही तो आपका जैव विकास है, सिंपल सी साधारण सी आपकी डेफिनेशन है। अगला प्रश्न कह रहा है नव डार्विनवाद क्या है। तो नव डार्विनवाद की बात करें तो इसके अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण जो है वो होती है। ये आपकी महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, इसको एकदम रट के रखिए। नव डार्विनवाद क्या कि नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक भी कार्य करते हैं। तो आप नव डार्विनवाद को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो नए जो सिद्धांत हैं यदि आप उसमें जोड़ दें डार्विनवाद को, इसे जोड़ दें डार्विनवाद को, तब आपका नव डार्विनवाद जो है वो बन जाएगा। मेन पॉइंट इसमें क्या है, जीन परिवर्तन के साथ जोड़कर इसे जो है वो समझाया गया है। आपका अगला कि किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रीज का नाम प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन है, बताना है आपका ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका उत्परिवर्तनवाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद हॉलैंड के जो है ये व्यक्ति थे, ह्यूगो डी ब्रीज कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। तो हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज जो है इन्हीं ने ये सिद्धांत उत्परिवर्तन दिया था, इसी के कारण इनका नाम प्रसिद्ध है। और एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जो इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था। तो इवनिंग प्रिमरोज पौधा, कौन सा, इवनिंग, इवनिंग जानते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, इवनिंग प्रिमरोज, प्रिमरोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रिम रोज, ये पौधा था इवनिंग प्रिमरोज, उस पर इन्होंने अपने जो भी कह सकते हैं प्रयोग थे वो किए थे। और प्रयोग के बाद उत्परिवर्तन में इन्होंने बताया था कि जो नई जाति होती है वो जो जनक पौधे होते हैं उससे काफी भिन्न होती है, ये इन्होंने इसमें बताया था। अगला कह रहा है कि लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के जो है वो ऊपर है। चार ऑप्शन देकर भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पर वन लाइनर में आया तो आप डायरेक्ट लिख देंगे जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया था। अगला कह रहा है कि उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये मैंने आपको बताया भी उत्परिवर्तनवाद की, ये देखिए हॉलैंड लिखा हुआ है, यही चीज मैंने आपको बताई कि जो चीज मैं अलग से बता रहा हूँ उसको एकदम रट के रखिएगा। हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यही मैंने लिखा था इवनिंग प्रिमरोज, इसके पौधों को अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफी भिन्न होते हैं। ये वाली लाइन देखिए मैंने यही चीज बताई थी, जो एकदम हाईलाइटेड वर्ड है कि उस पर्टिकुलर सिद्धांत में सबसे ऐसी महत्वपूर्ण चीज क्या थी जो आपसे अगर कोई पूछे उत्परिवर्तनवाद के बारे में तो आप तुरंत बता ले जाएं। बस उस लाइन को आप याद रखिए कि नई जाति जनक पौधों से काफी भिन्न, इतना आपको पता है तो आप इसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर पूरा सिद्धांत लिख सकते हैं। बात को समझ रहे हैं आप। आगे बात करें तो इतने भिन्न है कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद ह्यूगो डी ब्रीज ने सन 1901 में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया। तो यहाँ से सन भी आपको याद रखना है, 1901। अगला कह रहा है कि नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में ही बता दिया, ह्यूगो डी ब्रीज आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डार्विनवाद और नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने, जो कि आपके अंग्रेज थे, और नव डार्विनवाद जो है उनको जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया। जूलियन हक्सले जो है इन्होंने ही नाम दिया था नव डार्विनवाद को। अगला कह रहा है कि डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए, क्या इसमें आलोचना थी। तो पहली थी कि डार्विन जो थे उन्होंने अवशेषीय जो अंग थे उनकी उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरा आप क्या कहेंगे कि डार्विनवाद में जो विभिन्नताएं थी उनकी उत्पत्ति तथा कारणों पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। और तीसरा आप कहेंगे कि समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचते हैं। तो ये आपकी तीन इनकी आलोचना भी जो है वो थी। तो देखिए नॉर्मल विशेषताएं तो सबको पता होती हैं, आलोचना भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या जो है इनमें कमी थी। अगला कह रहा है कि खनिज क्या है। तो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अकार्बनिक तत्व होते हैं या उन्हीं को हम कह सकते हैं यौगिक होते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे हैं, कोई जीव जंतु हैं, दब जाते हैं, फिर वही बहुत समय बाद परिवर्तन हो जाता है, तो आपका ये खनिज तेल वगैरह सारी चीजें वहीं से प्राप्त होती हैं। अगला करें खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज पृथ्वी के तल पर, भूपर्पल्टी में भी और समुद्र में, इन सभी जगह जो है वो आपके पाए जाते हैं। अगला करें कि अयस्क किसे कहते हैं। तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से और कम लागत में हो सकता है, उसे हम अयस्क जो है वो इंग्लिश में ओर जो है वो कहते हैं। कुछ यहाँ पर पूछे गए हैं कि निम्न धातुओं के अयस्क जो है उनका नाम लिखिए। ये तो सभी आपको रटे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से हर साल एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो ये तो कम दे रखे हैं, मैं आपको अच्छा फास्ट रिवीजन कराऊंगा जब आपका जल्द ही पेपर की और डेट नजदीक आएगी, क्योंकि अभी तो हमारा वन लाइनर चल रहा है और इंग्लिश भी शाम के 8 बजे जो है वो चल रही है। तो इन दोनों समय में से जो भी चीज समाप्त होगी फिर मैं वहां पर फास्ट रिवीजन ही स्टार्ट करूंगा। तो लोहा जो है धातु, उसका अयस्क का नाम होता है हेमेटाइट। तांबा जो है उसका होता है कॉपर पायराइट। ये एक ही नहीं होता है, ये और भी होते हैं, यहाँ पर मेन मेन लिख दिया गया है। सोना होता है आपका, लिखा है यहाँ पर, मुक्त अवस्था में। इसी प्रकार आगे एल्यूमिनियम आपका बॉक्साइड, ये बहुत पूछा जाता है एल्यूमिनियम, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O। क्या होता है, Al2O3.2H2O, ये जो है इसका सूत्र होता है। और भी इसके यानी कि जो एल्यूमिनियम है
इसके और अयस्क होते हैं तो क्रायोलाइट होता है, डायस्पार होता है और भी ऐसे हैं। अगला है कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या होता है, अयस्क का नाम चूना पत्थर होता है। तो ये आपने कुछ दे रखे हैं, बाकी हम और भी डिटेल में बात करेंगे। अगला कह रहा है प्रश्न कि निम्न आधात्विक जो खनिज हैं उनके प्राप्ति स्थान का नामोल्लेख कीजिए। जैसे कि अभ्रक जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। बहुमूल्य पत्थर राजस्थान में, पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के मुहाने। कोयला तो पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। देखिए इतने राज्य याद करने से बेहतर तरीका क्या है कि आप एक राज्य याद रखें जहां पर सबसे ज्यादा वो चीज जो है वो होती है। उससे क्या होगा, वो नाम हम सबसे पहले लिखिए और उसी से मिलते जुलते थोड़े बहुत और नाम लिख दीजिए। तो अगर बिल्कुल आपको नहीं आता हो तब भी आप कर ले जाएंगे। समझ गए आप। अगला देखते हैं, अयस्क से धातु निष्कर्षण जो है उसकी विधियां लिखिए। चार ऑप्शन देकर ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी धातु निष्कर्षण की विधि नहीं है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विधियां गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है, फेन प्लवन विधि होती है। तो ये जो सब विधि होती हैं ये आपकी होती हैं जो पिसा हुआ अयस्क होता है, जो सांद्रण होता है उसके अंतर्गत विधि होती है। यानी कि सांद्रण क्या होता है, अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना कहलाता है आपका सांद्रण। तो उसके अंतर्गत विधि होती है, क्योंकि धातु कर्म के अंतर्गत तो आपके अलग अलग पॉइंट आते हैं। पहला आपका आता है पिसे अयस्क, सबसे पहले आप सांद्रण करते हैं, फिर दूसरे पर निस्तापन, फिर आपका भर्जन, फिर प्रगलन, फिर धातु का शोधन, तब जाके आपको धातु जो है यानी अयस्क से धातु जो है वो प्राप्त होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, पर इसमें जो पहला पॉइंट होता है इसी के अंतर्गत ये तीनों पॉइंट आपके आते हैं। अगला कह रहा है कि अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है। प्रश्न है अयस्क से प्राप्त जो अशुद्ध धातुओं का शोधन है वो कैसे किया जाता है। तो प्रगलन से प्राप्त जो धातु है, मैंने भी देखिए 5 लेवल बताए थे, तो उसमें प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। तो अशुद्धि युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, विद्युत अपघट्य जो है वो किसे कहते हैं। तो एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं जिसे हम विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। नॉर्मल सी अगर भाषा में आपसे कहूं तो जो आपकी विद्युत अपघटनी विधि होती है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से आप एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में आपका एक छड़ जो है वो अशुद्ध छड़ एनोड की होती है, एक छड़ आपकी शुद्ध छड़ कैथोड की होती है, और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है आपका पूरा वही होता है आपका विद्युत अपघट्य। तो वही लिखा है कि एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये जो आपका मैं यहाँ पर बीकर कह सकते हैं ये एक बड़े लेवल पर होता है, तो बड़े टैंक को लेकर यहाँ पर लिखा गया, तो यही आपका होता है विद्युत अपघट्य। अगला कह रहा है पिग आयरन किसे कहते हैं, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम याद रखिएगा। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन जो है वो कहलाता है। कच्चा लोहा या ढलवा लोहा भी हम इसी को कहते हैं, इन दोनों नामों से भी आपसे पूछा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, जो पिग आयरन होता है इसमें 93% जो है आपका लोहा होता है और बाकी जो बचा 4% होता है इसमें जो है वो कार्बन होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में इसमें लोहा होता है, तो इसी को कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिग आयरन अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, इसका जो गलनांक होता है वो कम क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि इसमें जो अशुद्धियां हैं, कार्बन देख रहे हैं मात्र 4% है, यहाँ पर 93 है, और 93 और 4 के अलावा आप देखेंगे तो जो 2-3% रह जा रहा है वो अन्य अशुद्धियां हैं। तो जो अन्य अशुद्धियां आपकी हैं इस पिग आयरन में बहुत कम होती हैं, इसीलिए इसका गलनांक जो है वो कम होता है। अब प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसका यूज, तो आप कहेंगे इसका यूज पाइप बनाने में, नहाने के टब बनाने में, कूड़ादान बनाने में, ऐसी जगह जो है आपको देखने को मिलता है। अगला कह रहा है कि इस बात से क्या अभिप्राय है। तो यह लोहा जो होता है उसका दूसरा रूप होता है जिसमें आपका Fe 98.8%, 99.8% कार्बन की बात करें तो ये जो Fe है ये आपका इससे इस तक दे रखा है, यानी कि 98.8% से 99.8% तक होता है। और यही बात करें कार्बन की तो 0.25% से 1.5% तक, और शेष बात करें तो Si यानी कि सिलिका, P, S, Mn इनकी अशुद्धियां जो है वो पाई जाती हैं। इसका यूज की बात करें इस बात का तो नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। एक यूज अवश्य याद रखिएगा, क्यों क्या होता है कभी कभार जैसे आपसे अति लघु हो गया, लघु में हो गया, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका उपयोग बताइए, तो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, एक यूज याद होगा तो पहले पॉइंट में आप लिख देंगे और दूसरे वाले पॉइंट में उससे मिलते जुलते जो और चीजें होती हैं वो लिख सकते हैं। तो एक यूज सभी का याद रखिएगा। अगला कह रहा है तन्यता क्या होती है। तो जो धातु होते हैं उनको खींच कर तार बनाया जा सकता है, तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही तन्यता कहते हैं। सिंपल सी साधारण सी डेफिनेशन हो गई। अगला है, और ये जो तन्यता है ये आपसे जब धातु और अधातु में डिफरेंस पूछा जाता है तब भी आप लिखते हैं कि धातु जो है उसको खींचकर तार, यानी कि धातु जो है उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में नहीं, इस टाइप से। चालकता क्या होती है, तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही आपकी चालकता होती है। अगला कह रहा है कि मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु से पहले ऊपर वाला क्वेश्चन कि धातुओं के संचरण से क्या अभिप्राय है। तो धातु की जो सतह होती है उस पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में उतरना या नष्ट होना धातु का संचरण, इसी को सिंपल सी साधारण सी भाषा में आप कह सकते हैं धातुओं का नष्ट होना। आप देखते हैं लोहे में जंग लगती है तो क्या होती है, उसकी ऊपर वाली लेयर धीरे 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 उतर जाती है, तो वही होता है धातु का संचरण। अगला कह रहा है मिश्र धातु, यहाँ से आपका प्रश्न पिछले ही साल सबसे लेटेस्ट में 2019 में आया था, और ये नहीं पूछा था मिश्र धातु क्या होती है, ये पूछा था कि एक धातु दे दी थी, वो पूछा था किसका किसका जो है मिश्र धातु या किससे किससे मिलकर जो है वो बनी होती है। तो मैंने
फास्ट डिवीजन वाला अगर आप देखेंगे, जो पहले वीडियो मैंने 2017 बैच के लिए बनाया था, सारी चीजें ए टू जेड उसी फास्ट डिवीजन से आई थी। एक चित्र मैंने बल्ब का बनाया था, और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर 2017 बैच के लिए जो साइंस का पेपर हुआ था, वही बल्ब का चित्र, नामांकित चित्र पूछा भी गया था। मैंने पूरी कोशिश करता हूं मैं हर हमेशा से ही कि ज्यादा से ज्यादा मैं बताने की कोशिश करूं, ताकि पेपर में कैसे भी कहीं से कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से कर ले जाए। यही चीज मैं आप लोगों के लिए भी कर रहा हूं, 2018 बैच और 2019 बैच दोनों के लिए। देखते हैं प्रश्न आपका अगला, खनिज और धातु से आप क्या समझते हैं। तो खनिज क्या होता है? प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुएं और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। और धातु की बात करें तो धातु उष्मा की सुचालक होती हैं तथा सामान्यतः कठोर होती हैं, और प्रत्येक धातु की कठोरता भी अलग अलग होती है। ये खनिज और धातु में साफ अंतर भी आपको समझ में आ रहा है। धातुओं के भौतिक गुण पूछे हैं तो एक हो जाएगा, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। ऊपर वाला ही पॉइंट हमने कि प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तीसरा कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, और इस गुण धर्म को हम आघात वर्धनीयता के नाम से जानते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध होते हैं। ऊपर अभी हमने एक जो पॉइंट देखा था वो था आपका तन्यता। तन्यता में क्या होता है? उसको खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होता है? जब आप पीटते हैं कोई धातु को तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, पीटने पर उसका साइज जो है वो पिचक जाए, फैल जाए। दूसरा क्या होता है? टूट जाए। तो टूटती नहीं है, क्या है यहाँ पर लिखा है? धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, यानी कि ये गुण उनमें पाया जाता है। जब धातु अधातु में आप अंतर लिखते हैं तो वहां पर यही वर्ड यूज करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं। अगला कह रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सिंपल सी अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अयस्क क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण बताइए। तो सभी आपके जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले जो अयस्क हैं उसको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ऑक्सीकृत अयस्क, जैसे कि सल्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट। हैलाइड को भी लिखाया गया Ag यानी कि सिल्वर, Kmg, NaAl, ये सभी आपके इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। अगला देखते हैं, धातुओं के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। तो अयस्कों में से अशुद्धियां जो होती हैं उसको अलग करके धातु को प्राप्त करना, उसका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहलाता है। बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रही है कि जो भी आपके अयस्क होते हैं उससे धातु जब प्राप्त करते हैं तो जितनी अशुद्धियां होती हैं अलग अलग विधियों से आप उनको अलग करते हैं, वही धातु का निष्कर्षण हो जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि पूछा गया है। तो वह विधि या विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित जो गैंग है, गैंग किसको कहते हैं? अशुद्धियों को कहते हैं। किसी एक की प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। लौह चुंबकीय का मतलब क्या है कि जैसे लोहा होता है वो आपका चुंबक में चिपक जाता है, तो वो आपके चुंबकीय पृथक्करण में विधि में होती है ऐसी चीजें। लोहे से मिलती जुलती अगर आपकी अशुद्धियां हैं तो आप चुंबक से उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों को अलग किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रगलन क्या है। तो प्रगलन क्या है? प्रगलन जो धातु निष्कर्षण है उसकी एक विधि होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रगलन में क्या होता है कि जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं अशुद्धियां, आप जैसे अलग अलग चीजों में देखते हैं तो कुछ ऐसी भी तो अशुद्धियां होती होंगी जिसको आप आसानी से गला नहीं सकते। तो जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उसको गलनीय बनाकर दूर किया जाता है इस प्रगलन में। देखिए गलन वर्ड आ रहा है, आप कहेंगे आ रहा है, तो बस इसी से आप थोड़ा सा जोड़कर याद रखिएगा कि अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बनाकर दूर किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जल धातु निष्कर्षण विधि को जो है वो समझाइए। तो यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो सबसे पहली लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है वो कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इसके अलावा इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय जो धातु होती है वो अवक्षेपित हो जाती है। तो ये आपकी होती है जल धातु निष्कर्षण विधि। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है। तो विद्युत अपघटनी विधि को भी मैंने बताया था आपको चित्र के माध्यम से कि इस प्रकार से आपका कुछ टैंक होता है। इस टैंक में आपकी दो छड़ होती हैं, एक छड़ आपकी एनोड होती है और जो एनोड छड़ होती है यही आपकी अशुद्ध छड़ होती है, और जो दूसरी छड़ होती है वो आपकी कैथोड होती है। ये छड़ जो है आपकी शुद्ध होती है, शुद्ध छड़ होती है। तो इसमें जो विलयन भरा रहता है वो आपका विद्युत अपघट्य कहलाता है। और विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो जो शोधित किए जाने वाला धातु लवण होता है उसका विलयन जो है इसमें होता है। अब इसमें जो इतना लंबा प्रोसीजर लिखा है रटने की आवश्यकता कोई नहीं है, मैं तीन आपको केवल लाइन बताता हूँ वर्ड की, यानी कि ऐसे नहीं लंबी लंबी लाइन, केवल तीन वर्ड बताता हूँ। पहला इसका प्रोसीजर होता है कि ये सब पूरा सेटअप बनाकर सबसे पहले तो आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें। दूसरा आपका होगा कि जो एनोड होता है विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उससे आयन विलयन में आते हैं। जो एनोड छड़ है इससे आयन आपके विलयन में आते हैं जो इसका भरा हुआ है। और तीसरा आपका प्रोसीजर होता है कि जो विलयन है उससे निकलकर जो कैथोड है इस पर शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर इन केवल तीन वर्ड में जो है वो हो जाएगा। इतना लंबा मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आपको भी नहीं आएगा।
इन 3 पॉइंट को ऐसे याद रखिए और अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। कोई नंबर आपके नहीं काट सकता क्योंकि यही सबसे 3 महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें होती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अगर यही प्रश्न आपसे लघु में पूछा जा रहा है, ये तो मैं आपको वन लाइनर करा रहा हूँ, वन लाइनर की जगह अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो आप चित्र को अवश्य बनाइएगा, थोड़ा-सा समय बचाकर, क्योंकि चित्र बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट डालता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है? तो 3 वर्गों में, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज और एक होता है खनिज ईंधन। ये 3 प्रकार से हो जाएगा। अगला कह रहा है कि फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि आपकी नॉर्मल आप कहेंगे होती क्या है? तो उसमें क्या होता है, जो अशुद्धियां यानी कि जो हल्के अयस्क होते हैं, सबसे पहले तो आप ये कहेंगे उनके सांद्रण के लिए यूज किया जाता है। इसमें अयस्क, तेल और जल, ये 3 चीजें होती हैं, अयस्क, तेल और जल। और जो आपकी अशुद्धियां होती है इसमें नीचे बैठ जाती हैं और जो झाग के रूप में ऊपर आपका जो अयस्क है वो आपको देखने को मिलता है। तो पूरा प्रोसीजर जब हम अलग से बात करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर जो मेन पूछा गया वो ध्यान रखिए, हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अच्छा, यही वीडियो आप देख रहे हैं एग्जाम के बहुत नजदीक, तो ये जितना भी वीडियो लेंदी हो, इतना समय लेके आपको नहीं देखना हो तो साइड में 3 डॉट ऑप्शन होता है, वहां पर क्लिक कीजिए। स्पीड का ऑप्शन होता है, स्पीड को बढ़ा लीजिए अगर आप अधिक स्पीड में देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्पीड अधिक लग रही हो तो स्पीड को घटा भी सकते हैं आप अपने अनुसार, और अपनी स्पीड के अनुसार जो है वो सुन सकते हैं। अगला देखते हैं मंडलीक की आवर्त सारणी जो है उसके सामान्य लक्षण क्या है। तो सामान्य लक्षण में आपका जैसे कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की अव्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में होती है। परमाणु द्रव्यमान को हम परमाणु भार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण में समानता होती है, तभी तो रखे जाते हैं उसी सीरियल में। इसी प्रकार सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। तो ये सब मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण है। यहीं पर संशोधित पूछा होता तो चीजें कुछ बदल जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला कह रहा है किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है। ये हमारा लास्ट पेज होगा। देखिए यहाँ से आपका पेज चल रहा है, ये लास्ट पेज होगा। बाकी बचे जो आपके प्रश्न है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। वो भी इतने ही प्रश्न है जितने आज हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरे का टोटल हाफ कर दिया है, जितने पेजेस थे उनको हाफ कर दिया है। तो किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है? तो वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। आप देखते हैं जो आवर्त सारणी होती है उसमें वर्ग होते हैं और आवर्त होते हैं, तो वही वर्ग, उसी वर्ग को लेकर पूछा गया है। अगला कह रहा है आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो एक ही उपवर्ग के जो तत्व होते हैं उनमें आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग की बात करें तो उसके तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। दूसरा पॉइंट है एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से अच्छा बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी तत्व में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त में दाएं बाएं टाइप से किसमें बढ़ोतरी होती है, जैसे कि धनात्मक, प्रवृत्ति, इस टाइप से अलग अलग पूछे जाते हैं। अगला कह रहा है कि संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। यहीं से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ग होते हैं। यहाँ पर तो आवर्त पूछा गया तो 7 संख्या है, वर्ग की संख्या पूछी जाए तो आपकी 18 जो है वो हो जाएगी। और इसी को हम दीर्घ रूप भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को ही आवर्त सारणी जो है उसका दीर्घ रूप भी कहते हैं। अगला कह रहा है अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो इसमें 2 तत्व होते हैं, ये अलग अलग उसी आवर्त सारणी से पूछे गए हैं। अगला कह रहा है दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो इनके चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। अगला कह रहा है कि मंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ बताइए। तो पहला लाभ यह है कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। यहाँ पर परमाणु क्रमांक ना लिख दीजिएगा, क्यों? क्योंकि मंडलीव की आवर्त सारणी की बात की गई है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी थी वो किसने दी थी। तो वो मोजले ने दी थी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मोजले ने जो है वो दी थी। अगला देखते हैं, ये तो मैंने दोनों बता दिए, 2 लाभ, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक और नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। अगला कह रहा है मंडलीव की आवर्त सारणी की कोई 3 दोष बताइए। तो पहला दोष है कि जो असमान तत्व है उनको एक साथ रखा है इन्होंने मंडलीव की आवर्त सारणी में। दूसरा कह रहा है समान तत्वों को अलग अलग रखा है, ये आपकी दूसरा दोष हो गया। तीसरा है जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं उनको भी स्थान दिया गया है, ये तीसरा दोष हो गया। तो दो पहले दूसरे दोष तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट है कि जो आपके समान तत्व नहीं है उनको भी एक साथ रखा है, और दूसरा उसी के जस्ट अपोजिट है कि समान तत्वों को अलग अलग रखा है। तो इस टाइप से 2 तो ऐसे याद होंगे, तीसरा आप समझ ही जाएंगे। अगला कह रहा है धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। धातु कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व धातु होते हैं। एक लाइन की अगर डेफिनेशन आपको याद रखनी है, धातु अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं। कम विद्युत धातु, अधिक विद्युत अधातु। थोड़ा सा इसे आप ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर जो कम लिखा है का मा, यहाँ पर कितने टोटल वर्ड हैं, 1 2। धातु में भी इस प्रकार धातु लिख के देखिए तो आपका धा एक हो जाएगा, एक टू, इस टाइप से। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर भी 2 ही है, यहाँ पर भी 2, यानी जो दोनों छोटे वाले हैं वो एक साथ रखना है। अधातु में देखिए तो अधातु अधिक मिल मैच कर रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है, इसमें भी आ इसमें भी आ। तो इस टाइप से थोड़ा सा जोड़ के याद रखिएगा ताकि जब प्रश्न में आए तो ये ना हो कि आप अधिक विद्युत धातु में लिखा है, कम विद्युत अधातु में लिखा है। तो जितने उसकी वर्डिंग है उसे ध्यान रखिएगा। अधातु आपका बड़ा है तो अधिक भी आपका बड़ा है, धातु आपका छोटा है तो कम भी आपका छोटा है, इस टाइप से। बाकी आगे का पूरा लिखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता, कम विद्युत ऋणात्मकता। अगला कह रहा है कि मंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया था। देखिए यही मैंने नाम बताया था, मोजले ने जो है आपकी जो संशोधित आवर्त सारणी थी, आवर्त सारणी का जो संशोधित रूप था वो जो है वो दिया था।
इनका नाम पूछा जाता है, इसलिए मैंने अलग से नाम लिख दिया था। संशोधित आवर्त सारणी मोज़ले ने दी थी। यही पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया? मोज़ले ने किया था। देखते हैं अपना अगला, सरल धारा किसे कहते हैं? तो एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे हम सरल धारा या डायरेक्ट करंट या डीसी भी आप देखते हैं काफ़ी जगह लिखा रहता है, वही जो है वो कहते हैं। जैसे आपका सेल हो गया, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा हो गया। वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो, तो इतनी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करा रही, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। उम्मीद है अब तक आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, पर जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं प्रश्न आपका, विद्युत धारा के स्रोत बताइए। तो स्रोत आपके सेल होता है, जनित्र या जनरेटर, ये दो स्रोत हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न देखने के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एमीटर जो है वो क्या है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो है उसकी माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग जो है वो किया जाता है, उसे हम एमीटर कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में हम क्या कहेंगे कि विद्युत धारा की माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप 20 तरह की लाइनें ना याद रखिए, जो सबसे मेन पॉइंट है उसको याद रखिए, पेपर में आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? एमीटर वोल्ट मीटर सुनने में एक से रहता है, पर ध्यान से समझिएगा कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एमीटर का उपयोग विद्युत धारा की माप के लिए और वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को ज्ञात करने के लिए, विभवांतर के मापन के लिए आप वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस भी आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। बहुविकल्पी में भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत प्रतिरोध क्या है? तो किसी भी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात स्थिर होता है। इसे अनुपात V अपॉन I को चालक का प्रतिरोध यानी कि R कहते हैं। R को हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस जो है वो कहते हैं। तो जैसे यहाँ सूत्र भी लिखा हुआ है, प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V वोल्ट में, धारा I एम्पियर में, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस पूरी डेफिनेशन को याद रखने का सबसे बढ़िया प्रोसीजर क्या है? इस सूत्र को याद रखिए, क्योंकि यही सूत्र आपका ऊपर देखिए डिफाइन किया गया है कि किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा जो है, ये दोनों देखिए दे रखी है, इनका अनुपात स्थिर रहता है, और इसी को V अपॉन I को चालक के का जो है वो विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। अगला कह रहे हैं, फ्यूज किसे कहते हैं? तो उपकरण जो होते हैं, घर के उपकरण होते हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे गलनांक या छोटे कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यही विद्युत रोधी आधार के कटआउट में जो है वो लगाया जाता है। इस छोटे से तार को फ्यूज जो है वो कहते हैं। आप देखेंगे घर के बाहर सबसे आपके मीटर लगा होता है, और साथ ही साथ जिनके यहाँ जहाँ पर टोटल सारे पूरे घर का बिजली का कनेक्शन जो है जहाँ से ज्वाइंट होता है, वहां पर कटआउट लगे होते हैं। तो ये जो कटआउट आपका होता है, इसमें बीच में आप देखेंगे ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से के बीच में एक तार जुड़ा रहता है, और ये जो तार होता है ये आपका कम गलनांक का होता है। आपके पूरे घर में अचानक से तेज बिजली आ जाए तो क्या होता है, ये जो तार होता है ये गल जाता है, और गलने से पूरे घर की बिजली जो है वो कट हो जाती है, चली जाती है। इससे क्या होता है, घर में जो आपके उपकरण है, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सारी चीजें फूकने से बच जाती हैं, खराब होने से बच जाती हैं। तो यही काम होता है इस फ्यूज का। समझ रहे हैं आप? जनरल सी भाषा में चीजों को समझिए, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आसानी से लिख ले जाएंगे। अगला देखते हैं, चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, इसका कारण जो है वो बताइए। अब बात करते हैं आंसर की, कि चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसका रीजन होता है कि चुंबक में सदैव पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो नीचे वाले पॉइंट से आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बात की गई, यानी कि ऊ से आपका उत्तरी है, दा से दक्षिणी। चुंबक में सदैव उत्तरी और दक्षिणी जो है वो ध्रुव पाए जाते हैं। आप देखते हैं इस प्रकार से, जैसे चुंबक है तो उसका एक साइड अलग होता है, एक साइड अलग होता है। अगर आप देखें, यही आपका, जैसे आप इसको एक साइड उत्तरी मान लीजिए, इसको दक्षिणी मान लीजिए, और दूसरी एक चुंबक है उसका उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, तो आपका अपोजिट वाला चिपकता है। आप देखते हैं एक ही सेम आप ले आते हैं तो चुंबक दूर भागती है, वो चीज आपने देखी भी होगी करके। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है पॉसिबल कि केवल उत्तरी ध्रुव हो, ऐसा नहीं कि केवल दक्षिणी हो, दोनों जो है वो पाए जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। तीसरा कह रहा है, किसी चुंबक में 2 उत्तरी व 2 दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो ये आपकी 3 जो है इस प्रकार से रीजन हो जाएंगे कि चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और ये भी है, जैसे कि एक पर्टिकुलर चुंबक है, इसका इधर उत्तरी ध्रुव है, इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। चुंबक को आप यहाँ से तोड़ दें तो जहां से टूटेगी वहीं से उसका वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बन जाएगा। ऐसा नहीं कि वो वहीं से फिक्स है, जहां से तोड़ देंगे वहां से बन जाएगा। अगला कह रहे हैं कि विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए।
पहला उपयोग हो जाएगा टेलीग्राफ और टेलीफोन यंत्रों में उपयोग। अब देखते हैं बहुत से खिलौने भी होते हैं, जब तोड़ते हैं आप उसके अंदर चुंबक निकलती है। बचपन में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उस चुंबक को इकट्ठा कर लेते हैं, वो सारी चीजें आपने भी की होंगी। दूसरा है कि विद्युत मोटर, जिसका उपयोग पंखा और कपड़ा धोने की मशीन में होता है, यानी कि विद्युत मोटर में भी विद्युत चुंबक का यूज होता है। तीसरा है विद्युत घंटी या लाउड स्पीकर में भी यूज होता है। स्पीकर का भी आप देखेंगे जो बूफर वाले होते हैं उसमें अंदर चुंबक लगी होती है। चौथा आपका है कि कारखानों में भारी स्टील के जो टुकड़े होते हैं उनको इधर से उधर लाने ले जाने में भी किया जाता है, कारखानों में जो भारी स्टील के टुकड़े होते हैं। और इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं आप अपने अनुसार कि जैसे हमने देखा था कि धातु कर्म से जब आप या धातु कर्म की जो प्रक्रिया होती है उसमें अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं तो एक चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है, यानी कि कोई आप पर्टिकुलर चीज से क्या कर रहे हैं, लोहे की छीलन जो है उसको अलग करना चाहते हैं तो चुंबक का यूज करेंगे, तो वो भी यहाँ पर एक उपयोग में लिख सकते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं, दो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। जो मैंने ऊपर अभी ये चुंबक वाला एग्जांपल बताया, बस वही चीज यहाँ पर समझनी है आपको कि विजातीय यानी कि विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल होता है, इसमें विपरीत में, और जो सजातीय यानी कि जो समान प्रकार के होती हैं आवेशित वस्तुएं उनके बीच प्रतिकर्षण जो है वो बल होता है। यही मैंने आपको बताया, जैसे कि चुंबक में आपका एक तरफ उत्तरी ध्रुव था, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव था, तो दूसरी अगर चुंबक है जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है तो जो विपरीत प्रकार के यानी कि इधर का दक्षिणी और इधर का उत्तरी, ये आपकी जो वस्तुएं ये दोनों चुंबक होंगी वो आपस में आकर्षित होंगी, चिपकेंगी। पर अगर बात करें समान प्रकार की, इधर वाला उत्तरी ध्रुव आप इसी सामने वाले उत्तरी ध्रुव के रख देंगे तो क्या होगा, इसको घुमाकर आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण यानी कि दूर भागेंगे। अगला है आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या है, ये आपका बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इंपॉर्टेंट, ये आपका एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा आगे कह रहा था एकांक आवेश किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में, कहाँ कहाँ, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो ये एक डेफिनेशन के तौर पर 2 लाइन में इन्होंने लिख दी है, आप चाहे इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या है। ये विद्युत धारा का मात्रक भी बहुत पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा, मात्रक इसका एम्पियर होता है, इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपके एमसीक्यू में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है मात्र, याद कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ी नहीं है और आपसे पूछा गया विद्युत धारा कहते हैं तो आप अपने घर लिखा है कि मेरे घर में जो बिजली दौड़ती है वही विद्युत धारा है। तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको, जो किताबी लैंग्वेज होती है उससे थोड़ा सा बनाकर लिखने का प्रयास करा करिए, उसमें आपको नंबर मिलेंगे। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मात्रक इसका एम्पियर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कारण समझाइए कि प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि फलानेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार अगला भी लिखा है, तो हम एक एक को जानते हैं। सबसे पहला कि प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या जो है वो होता है, तो आप कहेंगे प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा आपका ऋण आवेशित हो जाता है और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन जो है उससे कंघे में हो जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पी उठाकर देखेंगे तो यही टाइप का सेम प्रश्न आपसे पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद इसको रखना है कि कौन सा भाग किसमें ट्रांसफर होता है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं कि प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा जो होता है वो आपका ऋण आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस प्रक्रिया में ऊन से कंघे में जो है वो हो जाता है। और इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। ऋण आवेशित का मतलब क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। कंघा आप देखते हैं तो कंघा में इस प्रकार से लाइनें खिंची रहती हैं, होती हैं, तो ये क्या माइनस चिन्ह नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है। इससे ध्यान रखिए कि जब इस प्रकार से पूछा जाए प्लास्टिक का कंघे की बात की जाए तो ये देखिए सब माइनस 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 इस प्रकार से निकला रहता है कंघा जो नॉर्मल वाला होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि फला लेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसके बारे में। तो फला लेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दोनों छड़ों पर एक भी प्रकार का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। मैंने क्या कहा, जब विपरीत आवेश होते हैं, आवेश का मतलब क्या, प्लस माइनस, जैसे धनात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश, यही दो पॉसिबल है। वो जो चुंबक की हम बात कर रहे थे वो तो ध्रुव है, पर उसमें भी आपका आवेश होता है। तो अगर हम बात करें एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, तो प्लस आवेश जो है यदि उसके साथ आप प्लस को ही रखेंगे, यहाँ पर ही अगर आप प्लस रखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीजें प्रतिकर्षित दूर भागेंगी, और यहीं पर अगर आप अपोजिट विपरीत रखेंगे माइनस, तो आपका जो है वो आकर्षित होगा। यहाँ पर क्या है, जब फलानेन से रगड़ी हुई जो एबोनाइट की दोनों छड़ें होती हैं तो क्या होता है, दोनों पर एक ही प्रकार का माइनस आवेश आता है। जब यहाँ भी माइनस दूसरा भी माइनस, और जब दोनों सेम हो जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, प्रतिकर्षित जो है वो होती हैं। यही पूछा गया था कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसका रीजन बताइए। तीसरा कह रहा है एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसका रीजन। जैसे आप देखेंगे जो प्लास्टिक वाली स्केल होती है उसमें क्या होता है,
उसको आप क्या करिए, बाल में जो है अपने उनको रगड़िए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे कागज के जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, उस जो स्केल होगी उसमें हल्का सा उठेंगे, चिपकने लगते हैं। इस टाइप की जो क्रिया होती है वो किस कारण होती है, विपरीत आवेशों के कारण ही होती है। सेम चीज आप देखेंगे, आप एक बैलून लीजिए, गुब्बारा लीजिए, फिर क्या करिए उसको बाल में रगड़िए और दीवार पे लगाइए, तो दीवार में वो चिपक जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है विपरीत आवेश के। तो दैनिक जीवन में भी आप देखते हैं बहुत सी ऐसी चीजें, वहीं से यहाँ पर लिखा गया है कि एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसका क्या रीजन होगा, तो जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं उनसे आवेशित हो जाती है, और इसलिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब आपको नहीं भी पता होगा कि क्या यहाँ पर लिखना है, तो आप इससे भी तो समझ सकते हैं, जब यहाँ पर आकर्षित लिखा है तो आपको क्या कहना है, विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रतिकर्षित लिखा है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपके समान आवेश होंगे। समझ रहे हैं आप कि आपको नहीं भी पता है कि यहाँ पर क्या एक्चुअल में कंडीशन होती है, पर जब प्रतिकर्षित आकर्षित वर्ड लिखा है उससे आप समझ सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक दिष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। बहुत लोगों ने तो इंग्लिश में पढ़ा होगा, दिष्ट धारा को क्या कहते हैं हम, आप कहेंगे डीसी कहते हैं यानी कि डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं, एसी कहते हैं यानी कि अल्टरनेट करंट। तो ये दोनों टाइप होते हैं किसके, विद्युत धारा के। एक एक लाइन में जानते हैं दोनों चीजों को। दिष्ट धारा क्या होता है, ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है वो दिष्ट धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, वो आपका प्रत्यावर्ती धारा हो गया। एक एक लाइन में दोनों को याद रखेंगे, पूछा भी जाएगा लघु में तब भी आप कर ले जाएंगे। एग्जांपल ध्यान रखिए एक दो, जैसे दिष्ट धारा जो है जिसमें एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो टॉर्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब दिष्ट धारा के एग्जांपल है। प्रत्यावर्ती धारा में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि पंखा हो गया, बल्ब हो गया, अधिकतर जो सारी चीजें बिजली से चलती हैं, या टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये सब आपका अल्टरनेट करंट जो है उसमें आ जाएगा। तो उससे समझ सकते हैं डायरेक्ट करंट में जो अधिकतर चीजें सेल से चलती हैं वो सब आ जाती हैं। अगला देखते हैं, दंड चुंबक का आकार कैसा होता है। चार ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा, और इस पर बेस्ड भी आपका प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी में इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि दंड चुंबक का आकार कैसा होता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। उसमें आयताकार, गोलाकार और इस प्रकार से दो शेप जो है वो दे रखी होती है, तो आपको आयताकार पता होना चाहिए। अगला कह रहा है नाल चुंबक जो है उसका आकार कैसा होता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा जानिए। दंड चुंबक पूछा जाए आयताकार, नाल चुंबक पूछा जाए तो अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। जब दोनों चीजें एक साथ लिखी हैं तो क्या होता है, जब आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आपको समझ में नहीं आता हम इसका उसमें ना लिखा है, तो थोड़ा सा आप ट्रिक से जोड़ लिया करिए। जैसे नाल चुंबक लिखा है इसको नाला बना दीजिए, नाला हो गया। अब नाला में कोई चीज चली गई, नाली होती है जो घर के बाहर से गई होती है, उसमें कोई चला गया हो तो आप कोई यू आकार का शेप होगा, इसी में कोई इस प्रकार से हत्ता लगा होगा, तभी तो आप इससे कोई चीज निकाल पाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो नाल चुंबक जब भी पूछा जाए उसे नाला बना दीजिए, और नाला से आपको याद आ जाएगा यू आकार का शेप जो है इस चुंबक का होता है। दंड चुंबक में जो बाकी बचा आयताकार हो आप उसमें लिख देंगे। अगला देखते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पियर होती है। तो आप कहेंगे किसी परिपथ में जब गुलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर जो है वो होती है। ये सारी चीजें वन लाइन में है, याद रखने वाली, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य होते हैं, बताइए। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे बंध बनाकर उनका परिवहन का कार्य जो है वो करती हैं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। एक चीज और आपको समझनी चाहिए क्या, कि जो आपका लाल रुधिर कणिकाएं हैं या रुधिर कणिकाएं हैं, ये कैसे जो है वो डिवीजन हो रखा है सारी चीजों का। मैं क्या करता हूँ, ये सब जो लिखा है इसको रख कर देता हूँ, अब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप कहेंगे रुधिर। रुधिर जो है आप जानते हैं रक्त को कहते हैं, इसके अंतर्गत दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रुधिर कणिकाएं, जैसे ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रुधिर कणिकाएं, एक होता है ये, और दूसरा आपका होता है प्लाज्मा। तो रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, इसमें आपका दो भागों में डिवीजन होता है किसका, रुधिर का। अब जो रुधिर कणिकाएं होती हैं ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी लाल रुधिर कणिका, जो कि प्रश्न में पूछा गया था कि इसके कार्य बताइए। दूसरी होती है आपकी श्वेत रुधिर कणिका, और तीसरी होती है आपकी रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका आपने जाना कि लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे बंध बनाकर उनका परिवहन का कार्य करती हैं। जीवन काल आरबीसी का पूछा जाता है, आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का, तो आप कहेंगे 20 से 120 दिन आपको एवरेज देखने को मिलता है। 120 दिन, कहीं कहीं आपको 127 दिन भी लिखा देखने को मिलता है, पर अधिकतर 120 दिन ही माना जाता है। दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करें तो केंद्रक युक्त होती हैं, वर्णक इनका जो है वो नहीं होता है, इसलिए रंगहीन होती हैं और प्लीहा में बनती हैं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित। और रुधिर प्लेटलेट्स, ये सब चीजें मैं डिटेल में आपको 5 डिवीजन में बताऊंगा, अभी परेशान ना होइएगा कि चीजें आपको यहाँ से सब ऊपर से जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 डिवीजन में साइंस का जब कराऊंगा एक एक चीज आपको बताऊंगा, 5 डिवीजन में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके बाहर से कहीं से कोई पेपर नहीं आएगा, तो मिस बिल्कुल ना करिएगा 5 डिवीजन जब से आपका कराया जाएगा। तीसरा आपका जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है, ये रुधिर का स्कंदन का कार्य करता है, यानी कि घाव लगने पर जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनसे खून का बहाव रुकना जो है इसी के कारण होता है। और खून का बहाव जो है वो किस रीजन से होता है, रुक जाता है, मतलब किस रीजन से रुक जाता है, तो फाइब्रिन जो है उसके जमाव के कारण जो है वो रुक जाता है। अगला देखते हैं,
श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य। तो यही मैंने आपको बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं के बाद श्वेत रुधिर कणिका होता है और तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स होता है। ये तीनों किसके प्रकार होते हैं? रुधिर कणिकाओं के। तो ये कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरक्षा, आपको कोई बीमारी होती है, आपका शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो जिसका स्ट्रांग होता है वो जल्दी उससे रिकवर कर लेता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, जिसका इम्यूनिटी अच्छा है उसको कोरोना होगा भी, ठीक भी हो जाएगा, हो सकता है उसे पता ही ना चले। पर एक नॉर्मल इंसान जो है उसको होता है, उसको बहुत शरीर उसका और ज्यादा डाउन हो जाता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए अपना जो खान पान है उसको अच्छा रखिए। खाने में सलाद वगैरह है और पौष्टिक आहार में दाल है और सारी चीजें जो है वो बराबर मात्रा में खाइए, तो वो आपको अच्छा रहेगा शरीर के लिए। अगला है पॉइंट, शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई भी ये करता है, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगला है क्वेश्चन, रुधिर प्लेटलेट्स। तो मैंने ये भी आपको बताया, रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है और चोट लगने पर रक्त के बहाव को भी नियंत्रित करता है और फाइब्रिन जो है उसका जमाव जो है इसमें हो जाता है, जिसके कारण आपका जो खून बहना है वो बंद हो जाता है। अगला कह रहा है रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो यह हल्का पीला, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल, 10% अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जो है वो होते हैं। किसमें? रुधिर प्लाज्मा में। जो मैंने दूसरा बताया था, रुधिर के अंदर दो मैंने पार्ट बताए थे, एक रुधिर कणिकाएं बताया, एक प्लाज्मा बताया। तो जो प्लाज्मा बताया वो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर लिख दी गई हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो रक्त जो होता है उसको आधुनिक उपकरण और विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुधिर बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है। इतना लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वह स्थान जहां पर अलग अलग जो वर्ग होते हैं, जैसे ए वर्ग, बी वर्ग, ओ वर्ग, इस टाइप के ए बी वर्ग, तो इनको रखा जाता है, वही आपका रुधिर बैंक जो है वो कहलाता है। टेम्परेचर ये ध्यान रखिएगा 4.5 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चेंज करने का सूत्र भी होता है पर वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, रक्तदाब बीपी किसे कहते हैं? तो हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय ये दाब अधिक होता है और हृदय में शिथिलन के समय कम होता है। स्वास्थ्य मनुष्य का दाब यानी कि जो बीपी है वो 180/80 mmHg होता है। इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा। अगर रक्तदाब से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो इस पॉइंट को अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वास्थ्य मनुष्य का दाब यानी कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, ये 120/80 जो है वो mmHg होता है। इसे दाबांतर मापी द्वारा जो है वो मापा जाता है। अगला देखते हैं, रक्त की संरचना बताइए। तो दो तत्वों के सम्मिलन से होती है, एक रक्त कणिकाएं और दूसरा आपका रुधिर प्लाज्मा। यही दोनों चीजें मैंने आपको बताई भी थी रुधिर में सबसे स्टार्टिंग में जो लिख के बताया था पूरा चार्ट। अगला कह रहा है रुधिर वर्ग की जानकारी करने के कोई दो लाभ बताइए। तो पहला है कि मरीज को अगर गलत वर्ग का आप ब्लड चढ़ा देंगे, रुधिर चढ़ा देंगे, तो उसके रक्त में अभिश्लेषण क्रिया होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसी ब्लड ग्रुप का उसे ब्लड चढ़ाया जाए, यानी कि जो उसके लिए सुइटेबल होता है। जैसे ओ वर्ग का है, किसी को भी दिया जा सकता है। ये सारी जो शर्तें हैं उसको मानक को पूरा करते हुए जो उसको आवश्यकता है वही जो है वो चढ़ाया जाए। दूसरा क्या है, रक्त वर्ग की जानकारी से कि चिकित्सा कानून के मुकदमों में न्यायालयों को भी बहुत सहायता मिलती है। इसकी सहायता से पैतृक झगड़े आसानी से निपटाए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट तो बताने की आवश्यकता है नहीं, आप भी खूब सीआईडी देखते होंगे कि तो ब्लड ग्रुप यानी कि एक पर्टिकुलर जैसे कोई रूम है उसमें कोई इंसिडेंट हुआ तो वहां पर नमूने लिए जाते हैं किस किस का ब्लड है, उससे पता लगाया जा सकता है सारी चीजों का। अगला देखते हैं, शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। तो समस्त जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के नियमन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरह तरह के पदार्थ घुलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में शरीर की नलिका विहीन जो ग्रंथि होती हैं उसमें उत्पन्न जो रस होता है, हार्मोन, वो भी सीधे जो है वो आते हैं और जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता है और शारीरिक नियंत्रण भी इससे बना रहता है। तो सिंपल सी साधारण सी भाषा में रक्त के बारे में लिखा गया है, तो इस प्रकार से आप महत्व को दर्शा सकते हैं। वैसे ज्यादा फर्क कब पड़ता है पता है आपको? जब आप इस प्रकार से पैराग्राफ की अपेक्षा इस प्रकार से पॉइंट बनाकर लिखें और मेन पॉइंट लिखें कि क्या क्या उसका यूज होता है, परिवहन का कार्य करता है, तो आपका जो इम्पैक्ट है यानी कि टीचर जो भी चेक कर रहा होता है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा पॉइंट बना बनाकर लिखिए। और एक फर्क ये भी पड़ता है, जैसे आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो जो पूरा पेज होगा उसमें से इतना भाग भरेगा। अब जब पॉइंट वाइज लिखते हैं तो एक पॉइंट के बाद एक लाइन आप छोड़ते हैं तो थोड़ा सा बड़ा भी आपको लगता है, आधा पेज से ज्यादा भर जाता है, हो सकता है एक पेज आपका भर जाए। तो एग्जामिनर चेक करने वाला होगा उसको भी लगेगा कि इसने साफ शुद्ध लिखा है, थोड़ा मैटर ज्यादा लिखा है। ऐसा नहीं बहुत आपको पोता पत्री लिखना है, पर देखने में भी ज्यादा लगे, बहुत ज्यादा भी ना लगे, साफ सुथरा भी हो। जब दूर दूर लिखेंगे तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अगला है कि मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है? तो 4 से 8 मिनट का टाइम लगता है, 4 से 8 मिनट का समय लगता है। अगला है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यहाँ पर श्वेत का पूछा गया है, तो 1 से 4 दिन होता है। जो ऊपर मैंने बताया था वो था लाल रुधिर कणिकाओं का, वो कितना था? 20 से 120 दिन। अगला कह रहा है कि रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी 1868 से 1943 में। तो नाम जो है इनका ध्यान रखिएगा,
कार्ल लैंड स्टीनर। बहुत से कॉम्पिटिशन लेवल पर भी जो पेपर होते हैं उनमें इसका नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि रक्त की जो कमी है और संक्रमण है उससे कौन कौन से जो है वो रोग होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर दूं, जब रक्त वर्ग की बात हुई है कि रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बताया एक ए होता है, एक बी होता है, एक ओ होता है और एक ए बी होता है। तो यहाँ पर जो ओ होता है इसको सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। ये दोनों पॉइंट एकदम दिमाग में रखिएगा, बहुत पूछा जाता है सर्वदाता और सर्वग्राही। अगला कह रहे हैं कि रक्त की कमी और संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो रक्त की कमी या रक्त में असामान्यता होने पर कुछ रोग होते हैं, जैसे कि एनीमिया आपका सबसे ज्यादा फेमस है, पॉलीसाइथीनिया है आदि। इस प्रकार रुधिर संक्रमण से होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, ये रुधिर संक्रमण से होते हैं। देखिए, रुधिर की कमी होना और रुधिर में संक्रमण होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हैं आप। जब कमी की बात की जाए तो एनीमिया आपको ध्यान रखना है, संक्रमण की बात की जाए तो हेपेटाइटिस बी और एड्स की जो है वो बात की जाए, यानी कि बात क्या आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल आपको लिखना है। अगला है कि लौहहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताइए। तो महिलाओं में रोग के परिणाम स्वरूप बार बार गर्भपात और बिना अधिक अंतर के कई बच्चे पैदा होने वाली महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खून की कमी वाले बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सक्रिय भी होते हैं। लौहहीन रक्त अल्पता का मतलब आप समझ रहे ना, लोहे जैसे शरीर में लोहे की कमी जो होती है वो भी आपका होता है, एक तत्व जो कि आपके शरीर के लिए उपयोगी होता है। तो वही कह रहा है लौहहीन, जिसमें लौह की मात्रा ना हो, ऐसा रक्त अल्पता मतलब कमी, उसके क्या परिणाम होते हैं तो वो यहाँ पर लिखा गया है। आगे लिखा है यदि खून की कमी का रूप गंभीर हो तो चेहरे पर और पांव पर सूजन भी आ सकती है। अगला कह रहा है थैलेसीमिया रोग के लक्षण बताइए। तो चेहरा पीला, देखिए 2019 में पूछा गया था, चेहरा पीला और निस्तेज, सांस फूलना, पेट फूला फूला, भूख ना लगना, खाने के प्रति अरुचि, खा लेने से उल्टियां हो जाना, ज्वर बना रहना, शरीर का ताप कम होना, हृदय की गति अधिक, सिर बड़ा, शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य गड्ढा सा दिखाई देना, सिर की हड्डियां मोटी, बाहों के बीच में नाक का भाग चिपका हुआ होना, ये सब लक्षण है। आप इसमें से कुछ लक्षण याद रखिएगा, जो आपसे पूछा जाए तो लिख दीजिएगा। अगला कह रहा है परिणाम बताइए थैलेसीमिया रोग के। तो लक्षण जितनी कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोग की घातकता भी उतनी ही अधिक होती है, परिलक्षित होती है। यानी कि अगर कोई छोटे बच्चे को हो जाए तो ज्यादा उसके लिए घातक होगा। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते हैं। खून की कमी और लाल रक्त कणों के विनाश के कारण बालक का विकास भी रुक जाता है, अस्थियां भी भंगुर हो जाती हैं। ये सभी स्थितियां रोगी जो होता है उसको कम उम्र में व अकाल मौत के जो है मुंह में धकेल देती हैं। थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बीमार की जो मृत्यु है वो प्राय 5 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र में हो जाती है। अगला पॉइंट है, यानी कि अगला प्रश्न है कि कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण बताइए। तो अस्थि मज्जा जो है उसका किसी कारणवश गर्त होना इसका कारण होता है, अस्थि मज्जा का गर्त होना। अगला है एड्स रोग क्या है। तो एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको एचआईवी की। फिर इसके द्वारा होता है इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक जो श्वेत रधिर कोशिकाएं होती है, मैंने आपको प्रतिरक्षी बताया, उसके रूप में कार्य करती हैं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित जो कोशिकाएं वो खत्म हो जाती हैं और रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लक्षण पूछे गए हैं 2019 में, देखिए पूछे गए थे, भूख ना लगना, शरीर के वजन में कमी, ज्वर, त्वचा पर ददोरियां, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी, ये सभी इसके लक्षण हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक जो है वो होता है। तो ये सभी लक्षण जो है इसमें होते हैं। अगला है एड्स का पता कैसे लगाया जाता है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में रखिएगा अपने, कि जब भी आपसे पूछा जाए, जरूरी नहीं कि ऐसे पूछा जाए कि एड्स का पता कैसे लगाया जाता है, ये भी पूछा जाता है कि एलिसा परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, टाइफाइड, निमोनिया, एड्स, इस टाइप से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो एलिसा परीक्षण ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि एड्स का क्या तात्पर्य है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। एचआईवी जो है उसकी रोग जनकता पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप चाहे पढ़ सकते हैं, मैं इतना पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, ये सब पढ़ेंगे फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। मेन आप देख रहे हो तो T4 लिम्फोसाइट जो है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एचआईवी की जो लक्ष्य कोशिकाएं टारगेट सेल्स होती हैं वो T4 लिम्फोसाइट्स जो है वो होती हैं, जो कि T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण जो है वो करती हैं। कौन? एचआईवी जो कोशिकाएं होती हैं। और सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्रतिरक्षण क्षमता होती है इसके कारण कमजोर हो जाती है। ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए, बाकी आप चाहे तो पूरा जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, एड्स का विषाणु क्या है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बता चुका हूं मैं। अगला है एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या है। तो एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाना, इसके लिए सामान्यतः एलिसा परीक्षण और वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं। देखिए 2 यहाँ पर परीक्षणों की बात की गई है। एलिसा तो मैंने आपको बता दिया था, एक और उसी में जोड़कर याद रखिएगा वेस्टर्न ब्लॉट। वैसे अधिकतर आपको एलिसा ही पूछा जाता है, पर यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉट लिखा है, ध्यान रखिएगा क्योंकि कोर्स में आपके। दूसरा है कि निदानात्मक परीक्षण में वायरस को अलग कर पता लगाना। तीसरा है म्यूरेक्स एड्स एचआईवी परीक्षण, इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और चौथा है संपूर्ण कोशिका T4 कोशिका T8 कोशिका की गणना करना। अभी बताया मैंने आपको, T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करनी है, जब आक्रमण करेंगे तो कम होंगी, और जब कम होंगी तो उसी का आप गणना करेंगे कि कमी आ रही तो जाहिर सी बात है आपको वो रोग है, इस टाइप से जो है वो होता है। अगला है हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितना होता है। तो 2 से 5 माह जो है वो होता है। अच्छा, जिनको पता नहीं है हेपेटाइटिस बी को और किन नामों से जाना जाता है उनको बता दूं मैं। हेपेटाइटिस को पीलिया नाम से भी जाना जाता है, जॉइंडिस नाम से भी जाना जाता है,
पीलिया, जॉइंडिस या हेपेटाइटिस रोग आप कह सकते हैं, इन्हीं में आते हैं। केवल मैं हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूँ, बी की नहीं, क्योंकि हेपेटाइटिस के अंतर्गत आपके हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, ये सभी प्रकार होते हैं। टोटल 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से ये पूछा जाए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन साबित होता है, तो हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस रोग को पीलिया या जॉइंडिस जो है वो कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस जो है किससे संबंधित रोग है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप कहेंगे लीवर को प्रभावित करता है आपका। ये चीज आपका कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत पूछा जाता है, किस अंग को प्रभावित करता है। यूपी टेट, सुपर टेट की जब आप तैयारी करेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखिएगा। लक्षण की अगर बात करें हेपेटाइटिस में, तो आंखें, मूत्र, शरीर पीलापन हो इसमें आपको देखने को मिलता है, नाम इसीलिए पीलिया रोग होता है, तो वही आपका जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए यही चीज मैंने बोला कि यकृत खराब हो जाता है, लीवर प्रभावित होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यकृत खराब हो जाता है। अगला है फिटकरी का क्या यूज होता है, तो फिटकरी आप कहीं भी ब्लड बह रहा हो, आपका अचानक से चोट लग जाए, वहां पर आप रगड़ दीजिए तो आपका खून का जो थक्का होता है वो जम जाता है, खून का बहना जो है वो रुक जाता है। फिटकरी रक्त का बहना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है, अधिकतर दाढ़ी वगैरह बनाने में आप देखते हैं फिटकरी का यूज किया जाता है। तो प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे कहते हैं। सिंपल सा साधारण सा हो जाएगा। अगला, फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्री बताइए, तो रुई रखी जाती है, पट्टियां हैं, कैंची है, डिटॉल और लोशन है, ये सारी चीजें। फर्स्ट एड बॉक्स वही होता है, कोई किसी को किसी प्रकार की चोट लग जाए या सहायता चाहिए, तो सबसे पहले जो आप पर्टिकुलर बॉक्स में प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए यूज में जो है वो लेंगे, वही सारी चीजें होती हैं। अगला है सुरक्षा से आपका क्या है, सुरक्षा का सीधा अर्थ होता है बचाव से। जब व्यक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी अन्य चीज से डर, खतरा या असावधानी महसूस होती है, तो वह उससे अपने आप को सुरक्षित करने के हर संभव प्रयत्न करता है, और यही प्रयत्न सुरक्षा को परिभाषित करता है। फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं, आपातकाल की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। देखिए जानते तो बहुत लोग हैं फर्स्ट एड बॉक्स, उसको लिखते कैसे हैं एक डेफिनेशन में, यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगला है प्राथमिक उपचार के सिद्धांत 2 बताइए। पहला क्या है कि सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति की श्वास वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए यदि अवरुद्ध हो। दूसरा, इसके बाद जहां जहां रक्तस्राव हो रहा उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। जितने एक्सीडेंट होते हैं उसमें बहुत से ऐसे ही होते हैं जिसमें ब्लड बहने से जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए अगर ब्लड बह रहा है तो उसको रोकने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। अगला है कुछ घरेलू औषधियों के नाम बताइए, तो फिटकरी हो गया, अभी मैंने बताया ब्लड का थक्का जमाने में काम आता है, आयोडेक्स हो गया, सर दर्द हो रहा, बोरिक पाउडर, ग्लूकोज, 9 इस टाइप के अलग अलग घरेलू औषधि के रूप में यूज होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है, तो घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले जो उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार होता है आपका। अगला कह रहा है किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए, तो कुत्ते के काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पोंछ दें और घाव को साबुन और पानी से कई बार अच्छी तरीके से धोएं। फिर घाव को एक सूखी निर्मित ड्रेसिंग से भली भांति पोंछकर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें और काटने के लगभग 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह जो है वो ना लगाएं। मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाएं। तो ये सिंपल साधारण सी सारी लाइनें लिखी हुई थी, आप समझ रहे हैं सारी चीजें। अगला है मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति का क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, तो मुंह से निकलने वाला झाग पोंछ दें, हाथ पैर झटकने की दशा में ध्यान रखें किसी चीज से उसका कोई अंग जख्मी ना हो। तीसरा है अगर उसके मुंह में नकली दांत हो और निकालना संभव हो तो उसको निकाल दें, हालांकि यह असंभव भी हो सकता है क्योंकि वह अपने जबड़े कैसे रखता है और बलपूर्वक निकालना उचित जो है वो नहीं है। चौथा है कि पास की खतरनाक वस्तु जैसे आग, पानी, चलती मशीन से बचाव करना चाहिए। और पांचवा है कि दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति को करवट से जो है वो लिटाएं। तो ये आपके हैं मिर्गी का दौरा पड़ने पर जो आप सावधानियां रखेंगे। अगला है दिष्ट धारा किसे कहते हैं, 2016 में पूछा गया था। जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे दिष्ट धारा कहते हैं, मैंने आपको बता दिया ऊपर। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। सब 2016 के देखे हैं वन लाइनर। अयस्क सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय जो त्वरण है, पृथक्करण विधि है, उसके द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है अयस्क सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, तो उनको जो है वो उनकी अशुद्धियों को जो है वो दूर करते हैं। अगला देखते हैं, एड्स का पूरा नाम मैंने बताया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला है चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं, तो ये समांतर बल रेखाएं हैं और ये हमेशा N2S होती हैं, नॉर्थ टू साउथ। अगला है 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, 2016 के सभी प्रश्न चल रहे हैं और आपके सभी 2016 के खत्म हुए, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2017 के। खाद्य जाल पूछा गया था, खाद्य जाल जब सीधी ना होकर जटिल हो सकती है, मैंने पहले वाले पार्ट में सारी चीजें बताई थी, इसलिए मैं आप जल्दी जल्दी इनको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब आप अपना चेक कीजिए कि आपको कितनी चीजें यहाँ पर आ रही हैं नहीं आ रही हैं। जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार
तो जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसको हम खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल की मैंने डेफिनेशन भी बताई थी क्या, कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल के रूप में प्रदर्शित होती हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं। सिंपल से साधारण सी एक लाइन में डेफिनेशन याद रखिएगा, और डिटेल में सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। अगला है विद्युत के दो सुचालक कुचालक बताइए। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में भी 17 में भी। सुचालक क्या है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, सोना चांदी तांबा एल्यूमिनियम, इसमें एक साइड से आप बिजली दौड़ाएंगे तो दूसरे साइड पर भी आएगी। कुचालक में क्या होता है, एक साइड से आप ले जाएं तो उधर दूसरी साइड ना प्रवाहित हो, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, और लकड़ी सूखी होनी चाहिए, ये नहीं गीली लकड़ी में करंट दौड़ जाएगा। अगला कह रहा है धातु धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है, 2017 में आया था। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की जो चादर होती है या अन्य जो पात्र होता है उसको पिछले नहीं, यहाँ पर पिघला होगा, क्या होगा, पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, और इसे गैल्वेनीकरण जो है वो कहते हैं। सिंपल सी एक लाइन का है, जैसे कि घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण जो है वो किया जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, उसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कहते हैं। 2017 में आया था प्रश्न। ये सब चीजें आपको समझने के साथ साथ याद भी रखनी होगी, समझना तो काफी नहीं है केवल। अगला हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मैंने क्या आपको बताया था, लीवर। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया, वहां पर हिंदी में लिखा था, 2017 में आया था। एक गंभीर संक्रमण रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। अगला है खनिज तथा अयस्क में क्या अभिप्राय है, डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, लोहा अभ्रक कोयला बॉक्साइट जस्ता चूना पत्थर। अयस्क क्या होता है, उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिसमें वे खनिज हो, जिसमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। ये सब मैंने डिटेल में आपको इससे पहले वाले में सारी चीजें बता दी थी। अगला है प्रश्न, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो क्या आप कहेंगे, खाद्य श्रृंखला जो होती है उसके सभी पोषी स्तर के जीव भोजन के एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाएगा तो पूरी इस खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि अलग अलग लेवल पर सारी चीजें होती हैं, कि पौधे हो गए, उनको जो है वो चूहा खा रहा है, और चूहा जो है उसको बाज खा रहा है। तो जब इस प्रकार से हुआ है, अब जैसे 20 बाई चांस सोच लिए पौधे हट गए, तो जो चूहा है वो क्या खाएंगे, फिर चूहे को जब खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, जब चूहे मर जाएंगे तो फिर बाज क्या खाएंगे। मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है, इसीलिए खाद्य जाल जो है, खाद्य श्रृंखला इनको महत्वपूर्ण रोल के अंतर्गत रखते हैं। यही लिखा है कि खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा, और इससे क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक से दूसरे में वो रुक जाएगा। अगला कह रहा है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। मैंने ऊपर ही बताया था। मात्रक आपको जरूर ध्यान रखना है, एम्पियर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मात्रक। अगला है मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो और जहां से मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ यहीं तक प्रश्न दे रखे हैं साहब के 2018। ये जो आप लास्ट प्रश्न देख रहे हैं ये इस वीडियो का भी लास्ट प्रश्न है, और इसी के साथ सभी हमारे प्रश्न की 2018 के प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, पर 2019 के जो प्रश्न है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसमें बीच में मैंने आपको बताया नहीं था। ये जो प्रश्न आपके देखिए, ये देखिए एड्स के लक्षण बताइए, 2019 में पूछा गया था। इसमें 2019 के क्वेश्चन लास्ट में ना देकर के बीच बीच में ही दे रखे हैं। देखिए थैलेसीमिया रोग के लक्षण ये 2019 में पूछा गया था, तो ऐसा नहीं मैंने कराया नहीं है। बाकी यहाँ पर इतने ही प्रश्न जो है वो थे। तो देख लेते हैं अपना इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा। बात करते हैं प्रश्न की, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम। तो अपेंडिक्स हो गया, साइरस हो गया, पूंछ की हड्डी है, कान की मांसपेशी है, नरों में निप्पल्स हैं, ये सभी अवशेषी अंगों में जो है वो आते हैं। तो 4 आपको लिखने थे, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी बहुत से होते हैं, जैसे कि निमेषक पटल होता है। मनुष्य जो होता है उसमें अर्धचंद्राकार झिल्ली के रूप में ही होते हैं, जंतुओं में होते हैं निमेषक पटल। अक्कलदाढ़ जो है वो भी इसी में आती है, अवशेषी अंग में। अपेंडिक्स है आपका इसी में आती है। तो ऐसे अपेंडिक्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, ये सब अवशेषी अंग है। अब चलिए सारे प्रश्न समाप्त हुए। एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो अब बात करते हैं वो प्रश्न जो कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे आपको कहा था कि एक ना एक प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, उप धातु जो है वो क्या है। ये प्रश्न जो मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ ये सबसे लेटेस्ट में आपका नवंबर 2020 में जो पेपर हुआ था डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का, उसमें जो है वो पूछा गया था। और इस प्रश्न के ऑप्शन देखने से पहले वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी ज्यादा आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, बैक टू बैक इतने लेंदी वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं कि कितनी सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को धुआंधार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने भी छात्र हैं उनके साथ, क्योंकि उद्देश्य ही है सभी छात्रों को अच्छे से अच्छे नंबर दिलाना। तो सब तक वीडियो पहुंचेगा, सब लोग देखेंगे, सभी के अच्छे नंबर आएंगे। तो जितने भी लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देंगे उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा इस प्रश्न के ऑप्शन।
तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है आर्सेनिक, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो उपधातु इनमें से क्या है? अपना आंसर 1, 2, 3 या 4 में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। उपधातु होती क्या है? जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को कल के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने बात की थी 3 वीडियो में हम पूरा कोर्स करा चुके हैं, उसकी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर भी आपको भेज दूंगा। यदि आप नहीं जुड़े हो टेलीग्राम से तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो उनको देखकर अवश्य जाइएगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने उन 3 वीडियो में कवर की हैं। इसी प्रकार सोशल साइंस का भी हमने 4 वीडियो में पूरा कोर्स कराया है। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको सबसे पहले देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।